वेलकम टू द अप टू डेट केमिस्ट्री क्लासेस। सो आज ये सॉलिड स्टेट का लेक्चर है। इससे पहले हमने सॉलिड स्टेट का एक लेक्चर हो चुका है। ये सॉलिड स्टेट का दूसरा लेक्चर है। ठीक है। सो फर्स्ट लेक्चर में हमने क्या क्या कवर किया था सॉलिड स्टेट के में। हमने यूनिट सेल वगैरह कवर कर ली थी और इसी के साथ है ना सॉलिड की बेसिक प्रॉपर्टीज देख ली थी। यूनिट सेल क्या होती है, पैकिंग एफिशिएंसी के बारे में हमने देख लिया था। ठीक है। और ये जो 14 टाइप्स के जो ब्रेविस लैटिस होते हैं उनके उनके बारे में देख लिया था। इंटरफेशियल एंगल और जो एज लेंथ के बीच में जो रिलेशनशिप के बेसिस पे ना जो 7 क्रिस्टल सिस्टम में 14 ब्रेविस लैटिस को किस प्रकार से डिवाइड किया गया है। ठीक है। ये सारी इन्फॉर्मेशन हमने देख ली थी। इसके बाद में हमने जो वॉल्यूम बाय वॉल्यूम के अकॉर्डिंग जो 3D में है ना पैकिंग एफिशिएंसी देख ली थी। अब है ना अगर हमें 2D में पैकिंग एफिशिएंसी देखनी हो, इस वाले लेक्चर में क्या करेंगे हम 2D में पैकिंग एफिशिएंसी की बात करेंगे। ठीक है। तो 2D में पैकिंग देखो कोई भी अगर शेप रहती है, अगर जनरल हमारा मैस है तो जनरल मैस में क्या होता है कि अगर कोई शेप है, अगर 3D में होता है ना तो 3D में अगर कोई शेप होती है ना तो उसकी हम क्या बात करते हैं, वॉल्यूम की बात करते हैं। ठीक है। अगर अगर 2D शेप जैसे 3D शेप का मतलब क्या हो गया, जैसे कि कोई क्यूब हो गया। ठीक है। क्यूब क्यूबॉइड हो गए तो इनके बारे में तो क्या बात करते हैं हम, है ना, वॉल्यूम की बात करते हैं। ठीक है। और जो 2D शेप्स होती है ना उनके बारे में हम क्या बात करते हैं, एरिया की बात करते हैं। ठीक है। एरिया की बात करते हैं इनकी जनरल मैथ्स में। तो अगर हमें ना 2D शेप में अगर है ना 2D अगर पैकिंग एफिशिएंसी की बात करनी है सो इसमें क्या होगा कि एरिया ऑक्यूपाइड बाई सर्किल आएगा। इसमें स्फेयर ना लेके सर्किल आएगा क्योंकि सर्किल की त्रिज्या आएगी इसमें। ठीक है। क्योंकि जो स्फेयर होता है ना, स्फेयर का तो वॉल्यूम हमने लिया था 4/3 पाई आर क्यूब लिया था, लेकिन यहाँ पे हम है ना सर्किल लेंगे तो एरिया ऑक्यूपाइड बाई सर्किल डिवाइडेड बाई टोटल एरिया अवेलेबल एरिया है ना मल्टीप्लाइड बाई 100। ये क्या हो जाएगा 2D पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला हो गया। जैसे ना टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने हो गए, जेड टोटल नंबर ऑफ एटम्स हो गए और एक एटम का जो एरिया है कितना है, पाई आर स्क्वायर है। ठीक है। तो ये तो हो गया टोटल है ना जो एरिया ऑक्यूपाइड बाई द एटम्स हो गया जेड इंटू पाई आर स्क्वायर। और L1 इंटू L2 क्या हो जाएगा, जैसे हमारे पास अगर कोई रेक्टेंगल है तो उसका जो एरिया क्या होगा, लेंथ इंटू विड्थ है ना, ये इसका क्या होता है, एरिया होता है। तो है ना अगर लेंथ है ना L1 है और विड्थ अगर L2 है तो इस रेक्टेंगुलर जो शेप है इसका एरिया जो एरिया क्या हो जाएगा L1 इंटू L2। और क्यूब शेप में क्या होता है, क्यूब में शेप में क्या होता है, वर्गाकार फलक होती है। जो क्यूब होता है उसकी जो 6 के 6 फलक होती है वो कैसी होती है, स्क्वायर शेप होती है उसकी जो फेसेस होती है। ठीक है। जनरल मैथ्स में ये चीजें आपको पता होगी कि स्क्वायर क्या होता है, 6 फेसेस से बनी हुई घिरी हुई आकृति होती है ना, उसे हम क्यूब बोलते हैं। जो वर्गाकार फेसेस से है ना, क्यूब में जो 6 फेसेस होती है वो कैसी रहती है, वर्गाकार रहती है। वही क्यूबॉइड होता है ना, उसमें जो 6 फेसेस रहती है वो कैसी रहती है, वो आयताकार रहती है। तो हम तो यहाँ किसकी बात कर रहे हैं, सॉलिड स्टेट में क्यूब की बात कर रहे हैं। और क्यूब की बात कर रहे हैं तो ये है ना जो कैसी फलके रहती है, वर्गाकार फलके रहती है। तो इसका L1 इंटू जो L1 और L2 जो है इसका लेंथ इंटू विड्थ होता है, वो क्या होते हैं, इसका एरिया होता है। ठीक है। तो हमेशा क्या होगा कि अगर पैकिंग एफिशिएंसी का मतलब क्या हो गया, पैकिंग एफिशिएंसी है क्या, हमने पहले वाली क्लास में भी डिस्कस किया था कि भाई जो जितना टोटल वॉल्यूम टोटल एरिया है, टोटल एरिया कितना है L1 इंटू L2 है। ठीक है। उसमें से कितना एरिया जो हमारे एटम से उन्होंने घेर रखा है उसका परसेंटेज है, वही तो क्या है, पैकिंग एफिशिएंसी है। ठीक है। मल्टीप्लाइड बाय 100। तो अगर है ना इतना एरिया है ना जेड इंटू पाई आर स्क्वायर एरिया एटम्स ने घेर रखा है टोटल इस एरिया में से, है ना, वही क्या हो जाएगी, पैकिंग एफिशिएंसी हो जाएगी। अब है ना पैकिंग एफिशिएंसी को है ना दो तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं, या तो अलोंग द फेस कैलकुलेट कर सकते हैं या अलोंग द डायगोनल है ना कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जब है ना फर्स्ट वाले में जब अलोंग द फेस कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे देखो ये जो नीचे वाला फर्श है ना, ये फेस हमने निकाल ली और इसमें है ना ये भुजा तो L1 है और ये L2 है। तो दोनों क्या होगी, ये भी एज लेंथ के बराबर होगी और L2 भी क्या होगी, एज लेंथ के बराबर होगी। तो अलोंग द फेस अगर हम है ना पैकिंग एफिशिएंसी कैलकुलेट करते हैं तो ये क्या हो जाएगी, जेड इंटू पाई आर स्क्वायर
जेड टोटल नंबर ऑफ एटम्स, और एक एटम का जो एरिया कितना हो गया पाई आर स्क्वायर हो गया, डिवाइडेड बाय टोटल एरिया कितना हो गया ए इंटू ए स्क्वायर होगा, मल्टीप्लाइड बाय 100। तो ये क्या हो जाएगी अलोंग द फेस, जो पैकिंग एफिशिएंसी 2D पैकिंग एफिशिएंसी हम कैलकुलेट करेंगे उसका फॉर्मूला हो जाएगा। अलोंग द डायगोनल प्लेन जब अगर हम है ना पैकिंग एफिशिएंसी कैलकुलेट करते हैं, तो देखो एक भुजा तो ये एल हो गई है ना, ये वाली तो क्या है एज लेंथ के बराबर है A1 है। दूसरी क्या है, ये जो फेस डायगोनल है ना ये वाला, ये दूसरी भुजा है ना, इसकी जो आयत बन रहा है ये हमारा, इसकी दूसरी भुजा कौन सी है फेस डायगोनल, और फेस डायगोनल क्या होता है √2a होता है ना, √2a होता है, ठीक है। तो जो टोटल एरिया क्या हो जाएगा L1 मल्टीप्लाइड बाई L2 दैट इज A मल्टीप्लाइड बाई √2a हो गया, ठीक है। ये टोटल एरिया हो गया। उसके बाद में जो एरिया ऑक्यूपाइड बाय द सर्किल्स के द्वारा ऑक्यूपाइड एरिया कितना हो गया जेड इंटू जेड मल्टीप्लाइड बाई पाई आर स्क्वायर। जेड क्या है टोटल नंबर ऑफ एटम्स है, टोटल नंबर ऑफ ए सर्कल बोल देंगे यहाँ पे, और मल्टीप्लाइड बाई पाई आर स्क्वायर। एक एक सर्कल का जो एरिया कितना होता है, वृत्त सर्कल का मतलब हो गया वृत्त, वृत्त का एरिया कितना होता है पाई आर स्क्वायर होता है। तो बस एक उसका एक सर्कल का एरिया कितना हो गया पाई आर स्क्वायर हो गया, और कितने टोटल सर्कल कितने हैं उसमें वो जेड हो गई संख्या। तो इस तरीके से ये इसका पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला हो गया। अलोंग द डायगोनल हो गया, ये अलोंग द फेस हो गया, और ये अलोंग द डायगोनल हो गया, ठीक है। बस ये ध्यान रखना है कि अलोंग द डायगोनल लेंगे तो ये टोटल एरिया ये होएगा जो, और अगर अलोंग द फेस कैलकुलेट करेंगे तो टोटल एरिया A स्क्वायर होएगा, ठीक है। अब 2D पैकिंग एफिशिएंसी अलोंग द फेस है ना, 2D पैकिंग एफिशिएंसी अलोंग द फेस अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो यहाँ पे देखिए ये है एक फेस हमने सेलेक्ट कर ली, ठीक है। अब जैसे ये एटम है ना, हमें पता है कि जो अगर सिंपल क्यूबिक में क्या होता है कि जो है ना अलोंग द एज होते हैं ना एटम एक दूसरे को टच करते हुए रहते हैं अलोंग द एज, ठीक है। हमने ये चीज पढ़ी थी। तो ये एटम ये एटम ये एटम इनके सेंटर को मिलाएंगे तो ये अलोंग द एज क्या करते हैं एक दूसरे को टच करते रहते हैं। अब हमारे पास है ना ये एरिया निकालना है हमें, ठीक है। है ना ये जो ये फेस है ना, इसमें टोटल कितने एटम्स है ना, तो यहाँ पे देखो एक एटम का कंट्रीब्यूशन कितना है 1/4 है यहाँ पे, है ना। तो 4 एटम का कंट्रीब्यूशन क्या हो जाएगा, एक एटम है जैसे ये पूरा एक सर्कल है तो इसका ये कितना हो गया आधा हो गया, और आधे का भी आधा कितना हो गया इतना ही तो है इसमें, इस वाले में है ना इस वाली फेस में इसका कंट्रीब्यूशन कितना है 1/4 ही तो है। तो ये क्या हो गया 1/4 एरिया हो गया, और ऐसे कितने हैं टोटल 4 है ना, इसमें है ना 4 ऐसे 1/4 हर 4 सर्किल है ना, और हर सर्किल का 1/4 कंट्रीब्यूशन है। तो टोटल नंबर ऑफ जो सर्किल हो जाएगा वो जेड क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 हो जाएगा, और एक का एरिया कितना होता है पाई आर स्क्वायर होता है इंटू 100 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा ए स्क्वायर। तो ए कितना है 2r होता है, क्योंकि है ना जो अलोंग द एज क्या होते हैं कि है ना एटम्स है ना टच अलोंग द एज टच करते हैं सिंपल क्यूबिक में। तो ये r हो गया इसकी रेडियस r हो गई, तो जो टोटल एज कितनी हो गई ये 2r हो जाएगी, ठीक है। तो डिवाइडेड बाई 2r का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4r स्क्वायर हो जाएगा। तो ये कैलकुलेट करेंगे तो पैकिंग एफिशिएंसी कितनी आएगी 78.5% आएगी। ये तो पैकिंग एफिशिएंसी होगी। पैकिंग फ्रैक्शन मतलब फ्रैक्शन 1 में से देते हैं ना, तो 0.785 पैकिंग फ्रैक्शन हो जाएगा, ठीक है। दूसरी बात आती है फेस डायगोनल है ना, एफसीसी जो है उस क्यूबिक एफसीसी जो यूनिट सेल है उसमें ना अलोंग द फेस है ना हमें 2D पैकिंग एफिशिएंसी अगर कैलकुलेट करनी पड़े तो यहाँ पे देखो टोटल नंबर ऑफ एटम्स देखो, इस एटम का कितना 1/4 है, इस एटम का भी 1/4, इस एटम का भी 1/4 कंट्रीब्यूशन है, इसका भी 1/4 कंट्रीब्यूशन। तो 1/4 कितने एटम्स का कंट्रीब्यूशन है 4 एटम्स का, प्लस ये जो सर्किल वाला एटम है इसका तो पूरा 100% कंट्रीब्यूशन इसी फेस में है, ठीक है। तो 1 मल्टीप्लाइड बाई 1, तो यहाँ पे कितने टोटल नंबर ऑफ एटम्स जेड कितना हो गया 2 हो गया, ठीक है। इसके बाद में देखो ये लेंथ L2 है और ये वाली लेंथ L1 है, तो A मल्टीप्लाई L1 इंटू L2 दोनों ये एज लेंथ है, तो A मल्टीप्लाइड बाई A टोटल एरिया क्या हो जाएगा A स्क्वायर हो जाएगा। और हमें पता है कि जो फेस डायगोनल एफसीसी जो यूनिट सेल होती है उसमें जो फेस डायगोनल होता है इक्वल्स टू क्या होता है 4r के बराबर होता है, क्योंकि अलोंग द फेस क्या होता है कि एटम्स एक दूसरे को टच करते हैं। तो यहाँ पे A क्या आ जाएगा 4r अपॉन √2, इसका मतलब होगा 2
√2r क्या हो जाएगा, फेस जो एज लेंथ आ गई, ठीक है। तो एज लेंथ की वैल्यू क्या आ गई, 2√2 हो गई, ठीक है। तो यहाँ पे है ना जेड की वैल्यू 2 रख देंगे हमें, और है ना एरिया क्या होगा सर्किल का, πr² होगा डिवाइडेड बाई टोटल एरिया कितना हो जाएगा, टोटल एरिया कितना हो जाएगा 4 इंटू 2√2, ये 2√2 का स्क्वायर करेंगे ना, 2√2r का स्क्वायर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 4 इंटू √2 का क्या हो जाएगा 2r², तो ये 8r² क्या हो जाएगा इसका, a स्क्वायर का स्क्वायर क्या आएगा 4, 8r² आएगा। फिर जब इसे कैंसिल आउट करेंगे तो जो पैकिंग एफिशिएंसी कैलकुलेट आएगी वो कितनी आएगी, 78.5% आएगी, ठीक है। 78.5% पैकिंग एफिशिएंसी आएगी, और पैकिंग फ्रैक्शन कितना आएगा 0.785 आएगा। नेक्स्ट अगर बीसीसी की बात करते हैं तो बीसीसी में क्या होता है कि जो बॉडी सेंटर वाला एटम है ना, ये बॉडी के सेंटर पे होता है, ये फेस में नहीं होता है, इसका कोई रोल नहीं है फेस में। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ एटम्स क्या होंगे, जेड इज इक्वल टू क्या होगा 1/4 मल्टीप्लाइड बाई 4, है ना। जो एक एटम का 1/4 कॉन्ट्रीब्यूशन रहेगा तो टोटल नंबर ऑफ एटम कितने आ जाएंगे, 1 आ जाएंगे। और यहाँ पे पता है फेस डायगोनल में जो ए की वैल्यू होती है वो क्या होती है 4/√3r होती है, ठीक है। तो अगर इसका a² करेंगे तो जब इसका स्क्वायर करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 16/3r², ये आ गया, ठीक है। a² की वैल्यू क्या आ गई 16/3r² आ गई। तो यहाँ पे है ना जेड की जगह 1 रख देंगे πr², और है ना जो a² की जगह क्या रख देंगे 16r², और ये 3 ऊपर चला गया। जब इसे कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे जो पैकिंग एफिशिएंसी आएगी वो 58.87 आएगी, मतलब 0.588 आएगी, ठीक है। अब आप यहाँ पे एक चीज देखो कि एफसीसी में पैकिंग एफिशिएंसी कितनी आ रही है 78.5 आ रही है, और है ना सिंपल क्यूबिक में भी है ना 78.5 आ रही है, ठीक है। और है ना बीसीसी में कम आ रही है, बीसीसी में 58 ही आ रही है। अब यहाँ पे आप देखते हो कि जब अगर आपने बीसीसी टाइप की यूनिट सेल देखी तो है ना अलोंग द एज क्या होते हैं कि बीसीसी में ना एटम्स एक दूसरे से टच नहीं करते हैं ना, ये देखो अलोंग द एटम एज है ना एटम्स टच नहीं करते हैं, इस टाइप से रहते हैं, एक फेस में एटम है ना इस टाइप से रहते हैं। क्योंकि ये जो सेंटर वाला एटम है ना इनके ऊपर ऐसा दिखता है कि इनके ऊपर आ रखा है ना, इस टाइप से रहता है, ये रहता तो बिल्कुल सेंटर में, इसका फेस में कोई कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं रहता। लेकिन अलोंग द एज क्या होता है कि एटम्स एक दूसरे से टच नहीं करते हैं, इसीलिए यहाँ पे क्या रहता है कि जो होलो स्पेस होता है ना वो ज्यादा रहता है, ठीक है। यहाँ पे जो एटम्स का एरिया डिवाइडेड बाई जो टोटल एरिया है उसका परसेंटेज कितना रहता है 58% ही रहता है। वहीं अगर एफसीसी में बात करोगे तो यहाँ पे तो देखो टोटल एक एटम तो बिल्कुल ये फेस में ही है, और ये एटम चलो एक दूसरे को टच नहीं कर रहे, लेकिन ये एटम है ना एक बिल्कुल प्योर का प्योर फेस में आने के कारण क्या हो गया कि फलक में आने के कारण इसकी जो एरिया ऑक्यूपाइड बाय द एटम्स डिवाइडेड बाय टोटल एरिया है ना फेस का, तो वो कितना हो जाएगा ये जो आएगा रेशो है ना वो कितना आएगा 78.5% आएगा। वहीं अगर है ना सिंपल क्यूबिक की आप बात करोगे तो सिंपल क्यूबिक में देखो यहाँ पे है ना इनके बीच में है ना गैप नहीं है, एटम अलोंग द एज क्या कर रहे हैं कि टच कर रहे हैं, इसीलिए क्या होगा एरिया ऑक्यूपाइड बाय द एटम्स डिवाइडेड बाय द टोटल एरिया, उसका जो कैलकुलेशन से पैकिंग एफिशिएंसी आएगी वो कितनी आएगी 78.5% आएगी। तो ये चीजें आप लिंक कर सकते हो। अगर कई बार कंफ्यूजन भी हो ना कि कौन से की पैकिंग एफिशिएंसी कम होगी कौन से की ज्यादा होएगी, जैसे अगर है ना एफसीसी की पैकिंग एफिशिएंसी कितनी होती है 74% होती है, ठीक है। अब एफसीसी में कितने एटम है, 4 एटम होते हैं पर यूनिट सेल, ठीक है, 4 एटम पर यूनिट सेल होते हैं। बीसीसी में कितने एटम होते हैं, बीसीसी की जो पैकिंग एफिशिएंसी होती है 68% होती है, ये बाई वॉल्यूम है ना, बाई वॉल्यूम जो जनरली हम कंसीडर करते हैं बाई वॉल्यूम ही पूछी जाती है ना, 3D पैकिंग एफिशिएंसी है। बीसीसी में कितनी होती है 68% होती है। पर यूनिट सेल कितने एटम होते हैं, 2 एटम होते हैं पर यूनिट सेल, ठीक है। और एफसीसी में कितने एटम होते हैं 4 एटम पर यूनिट सेल होते हैं, ठीक है। और अगर है ना सिंपल क्यूबिक की बात करें तो वहां पैकिंग एफिशिएंसी कितनी होती है 52.4 56 पॉइंट ऐसे कुछ होती है आई थिंक, एक बार लेट मी चेक, मेरे को 52 या 56 में थोड़ा सा कंफ्यूजन आ गया। 52.4 होती है, है ना। सिंपल क्यूबिक की कितनी रहती है 52.4 रहती है।
तो सिंपल क्यूबिक की कितनी रहती है 52.4 रहती है। यहाँ पे है ना पर यूनिट सेल कितने एटम होते हैं, एक एटम पर यूनिट सेल होता है, ठीक है, 1 एटम पर यूनिट सेल। तो आपको क्लियरली देखने से पता चलेगा कि भाई टोटल जो वॉल्यूम है उसमें जो टोटल वॉल्यूम है यूनिट सेल का, उसमें से जो एटम्स के द्वारा घेरा गया वॉल्यूम कितना है, वही तो रेशो पैकिंग एफिशिएंसी है। अब यहाँ पे देखो एक एटम है वो ज्यादा स्थान घेरेगा या 4 एटम है वो ज्यादा स्थान घेरेंगे, ऑब्वियसली बात है 4 एटम ज्यादा स्थान घेरेंगे। तो जो एफसीसी की पैकिंग एफिशिएंसी ज्यादा होगी या सिंपल क्यूबिक की ज्यादा होगी। तो ये बेसिक कॉमन सेंस बेसिक मैथ्स का है कि एफसीसी की पैकिंग एफिशिएंसी ज्यादा होगी देन द सिंपल क्यूबिक से, ठीक है। और बीसीसी में कितने एटम होते हैं पर यूनिट सेल, 2 एटम होते हैं पर यूनिट सेल। तो है ना सिंपल क्यूबिक की पैकिंग एफिशिएंसी ज्यादा होगी या बीसीसी की ज्यादा होगी। सिंपल सा जो जनरल मैथ का जो कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, जनरल मैथ का जो क्रिटिकल थिंकिंग है वो ये बोलेगी कि भाई बीसीसी की पैकिंग एफिशिएंसी ज्यादा होगी। तो अगर ऑर्डर देखना हो ना तो जितने ज्यादा एटम्स है ना उसमें जितने ज्यादा एटम पर यूनिट सेल है उसकी उतनी ही ज्यादा पैकिंग एफिशिएंसी होगी, क्योंकि पैकिंग एफिशिएंसी क्या है, टोटल वॉल्यूम में से जो एटम्स के द्वारा जो घेरा गया वॉल्यूम है उसका रेशो ही तो भाई एटम्स के द्वारा घेरा गया वॉल्यूम डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम है ना यूनिट सेल का, वो रेशो ही तो क्या है, पैकिंग एफिशिएंसी है। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा कि क्यों है ना सिंपल क्यूबिक की पैकिंग एफिशिएंसी 78.5 आई है और क्यों बीसीसी की जो पैकिंग एफिशिएंसी ओनली 58.87 आई है। 2D पैकिंग एफिशिएंसी जनरली नहीं पूछी जाती, लेकिन एक बार थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए इसका। अलोंग द फेस है। दूसरी टाइप की पैकिंग एफिशिएंसी अलोंग द डायगोनल, ठीक है। ये देखो ये डायगोनल हो गया, सॉरी कहाँ लाइन खींच गई, है ना। अलोंग द डायगोनल में ये वाली जो लेंथ है ना, ये वाली जो भुजा है ये तो क्या है, ए है, ठीक है। और ये जो ये फेस डायगोनल है इसकी वैल्यू कितनी होती है, √2a होती है, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। ये वाली भुजा ए है, तो इसका जो ये जो डायगोनल अलोंग द डायगोनल हम देख रहे हैं, इस डायगोनल जो ये शेप बनी है इसका एरिया क्या होएगा, इसका एरिया होएगा a मल्टीप्लाइड बाई √2a, मतलब इसका एरिया होगा √2a², इसका एरिया हो गया, ठीक है। ये शेप का एरिया होगा। अब इसमें से है ना ये तो टोटल एरिया हो गया, ये तो क्या है, टोटल एरिया है ना। और जो ए की वैल्यू होगी ना अकॉर्डिंग टू जो यूनिट सेल होगी ए की वैल्यू हम रख देंगे। जैसे कि अगर सिंपल क्यूबिक की बात करेंगे तो वहाँ सिंपल क्यूबिक में ए क्या होता है, 2r होता है। अगर बीसीसी की बात करेंगे तो बीसीसी में ए क्या होता है, 4r/√3 होता है। एफसीसी की बात करेंगे तो वहाँ ए क्या होता है, 4r/√2 होता है, ठीक है। मतलब 2√2 जो निकल के आ जाएगा, क्या निकल के आ जाएगा यहाँ पर, 2√2r है ना। तो ये ना अकॉर्डिंग टू है ना जो यूनिट सेल के अकॉर्डिंग हम है ना ए की वैल्यू रख देंगे, ठीक है। ये तो टोटल एरिया है, ठीक है। अब अलोंग द अगर है ना डायगोनल हम बात करते हैं तो इस एरिया में से कितना एरिया एटम्स के द्वारा घेरा गया है, इसी बात का तो जो रेशो है वही तो पैकिंग एफिशिएंसी है। अब यहाँ पे देखो ये 4 एटम है, 1 2 3 और ये 4, सिंपल क्यूबिक की बात हो रही है। तो इस एटम का कितना एरिया आएगा, 1/4 आएगा, इस एटम का एरिया 1/4 आएगा, इस एटम का भी 1/4 और इस एटम का भी 1/4। ये देखो अलोंग द एज वाले एटम तो टच कर रहे हैं, ये अलोंग द एज वाले हैं, और ये जो डायगोनल ये फेस डायगोनल के अलोंग है, ये देखो फेस डायगोनल पे आ रहे हैं ये वाले एटम, ये एक दूसरे को टच नहीं कर रहे हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है ध्यान रखना। तो ये वाली लेंथ क्या होगी, ये तो एज लेंथ के बराबर होगी ये, ठीक है। और ये जो इन दोनों एटम्स के बीच की ये दूरी रहेगी, ये जो फेस डायगोनल होगा ना उसके बराबर रहेगी √2a, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने हो गए, इसमें 1 एटम हो गया, 1/4 मल्टीप्लाइड बाई 4, जेड की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ पे 1 आ गई, ठीक है। नेक्स्ट है इसकी पैकिंग एफिशिएंसी, जेड की वैल्यू 1 आ गई। एक सर्किल का जो एरिया कितना होता है, πr², नॉर्मल वृत्त का एरिया, डिवाइडेड बाय ए की वैल्यू क्या होती है, यहाँ पे 2r होती है सिंपल क्यूबिक में, तो √2 मल्टीप्लाइड बाई 2r का स्क्वायर इंटू 100, ये हो गया। तो इसको जब कैलकुलेट किया तो पैकिंग एफिशिएंसी कितनी है, 55.55, ठीक है। और पैकिंग फ्रैक्शन कितना हो जाएगा, 0.55%, 0.55 हो जाएगा, ठीक है। ये पैकिंग अरे फ्रैक्शन ये इतना ही है, ये तो इसी को लिखा हुआ है। अब है ना बीसीसी की बात करते हैं, तो बीसीसी में अब यहाँ पे वेरी क्या करेगा, एक तो जेड वेरी करेगा और एक क्या ए वेरी करेगा। ए क्या हो जाएगा यहाँ पे 4r/√3 हो जाएगा, ठीक है।
और जेड क्या हो जाएगा, जेड है यहाँ पे हम है ना 2 आएगा, क्योंकि ये वाला जो एटम है ना बिल्कुल जो ये जो अलोंग द डायगोनल देखते हैं तो यहाँ पे इस एटम का तो कंट्रीब्यूशन रहता है, क्योंकि ये पूरा का पूरा एक जो क्यूब होता है ना उसकी बॉडी के अंदर रहता है और उसका 100% कॉन्ट्रीब्यूशन रहता है। और ये 4 एटम का है ना, इन एटम्स का जो कॉर्नर्स वाले हैं ये वाले, इनका 1/4 कॉन्ट्रीब्यूशन है, तो मल्टीप्लाइड बाई 4 4 एटम है, प्लस ये जो बॉडी के बीच में है ना, बॉडी डायगोनल जो क्यूब के बिल्कुल सेंटर में है ना, तो इसका कंट्रीब्यूशन कितना रहेगा, 1 रहेगा। और ये पूरा का पूरा उस क्यूब का हिस्सा है, किसी दूसरे क्यूब का हिस्सा नहीं है। इसका मतलब आप समझ सकते हो कि अगर कोई कमरे के अंदर रखी हुई चीज है ना, वो तो उसी कमरे का पार्ट है। अगर दीवारों वाली, कोनों वाली, ये सब चीजें तो क्या होगी, जो पास वाले कमरों का भी पार्ट रहेगी। लेकिन अगर कमरे के बीचों बीच अगर कोई चीज रखी है ना, तो उसी कमरे का हिस्सा है, उसका दूसरे कमरे से कोई लेना देना नहीं है। इसी प्रकार ये है ना क्यूब के बीचों बीच रखा हुआ है, तो ये जो एटम है ना क्यूब के सेंटर में, ये पूरा का पूरा इसी क्यूब का है, तो 100% कॉन्ट्रीब्यूशन है। तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितना हो गया, जेड इज इक्वल टू 2 हो गया। और यहाँ पे ए इज इक्वल टू हमें पता है 4/√3r होता है। ठीक है, पैकिंग एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, 2 मल्टीप्लाइड बाई पाई आर स्क्वायर, ए की वैल्यू रख देंगे हम यहाँ पे। टोटल एरिया क्या हो जाएगा, ए मल्टीप्लाइड बाई √2 है। ये एक नॉर्मल सा आयताकार शेप बन रही है ना, तो इसकी जो एरिया क्या हो जाएगा, लंबाई गुना चौड़ाई हो जाएगा। ठीक है, तो 4/√3 आर, ये ए की वैल्यू हो गई, मल्टीप्लाइड बाई 4, हाँ 2a का स्क्वायर आएगा ना, इसका स्क्वायर 4 कैसे आया यहाँ पे, ओके हाँ यही है। ये सही, यहाँ पे इसी को चीज को सोल्व करके लिखा हुआ है, 4r/√3 मल्टीप्लाइड बाई √2। नहीं ये आएगा अंदर और ये 2 आएगा, सॉरी उल्टा लिख दिया, उल्टा लिख दिया। सही तो था ये लिखा हुआ, सॉरी सॉरी। हाँ ये क्या था, √2a का मतलब क्या हो गया, √2a का मतलब क्या हो गया, ए क्या है, ए क्या है 4/√3r। तो ए को तो हम लिख देंगे 4, इसे ऐसे लिख सकते हैं √2/3r। ठीक है, इसे इस प्रकार से लिख सकते हैं, ये ऐसे ही लिखा हुआ। फिर इसको जब सोल्व करेंगे, आर से आर स्क्वायर, तो आर आर से कैंसिल आउट हो जाएगा। और जब इसे सोल्व करेंगे ना, तो ये क्या क्या कितनी कैलकुलेट होके आएगी, जो पैकिंग एफिशिएंसी 83.2 है ना, ये पैकिंग एफिशिएंसी आएगी। और पैकिंग फ्रैक्शन कितना हो जाएगा, 0.832 हो जाएगा। एफसीसी की जब हम बात करेंगे, तो एफसीसी में क्या होगा कि अलोंग द है ना डायगोनल हम कैलकुलेट करें ना, तो देखो ये वाला एटम जो फेस डायगोनल पे है ना, ये वाला एटम है ना, और ये वाला एटम, ये इसका कितना कंट्रीब्यूशन रहेगा, इसका हाफ कंट्रीब्यूशन रहेगा। इसका कितना कंट्रीब्यूशन रहेगा, 1/4 कंट्रीब्यूशन रहेगा। तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने हो जाएंगे, 1/4 इंटू 4 प्लस हाफ इंटू 2, तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। और है ना एफसीसी में जो ए क्या होती है, 2 का 2√2r होती है। ठीक है, जेड की जगह हम लिख देंगे 2 πr²। और है ना एरिया क्या हो जाएगा, ए मल्टीप्लाइड बाई √2a इंटू 100। √2a की वैल्यू क्या होती है, 4r होती है। ठीक है, और ए की वैल्यू कितनी है, 2√2r। तो इनको जब इनकी वैल्यूज पुट करेंगे और फाइनली जब हम कैलकुलेट करेंगे, तो पैकिंग एफिशिएंसी कितनी आएगी, 0.55 आएगी। पैकिंग जो एफिशिएंसी तो 55.5% आएगी। पैकिंग एफिशिएंसी परसेंटेज में होती है, फ्रैक्शन होता है वो पॉइंट्स में रहता है, तो 0.55 मतलब है ना, जो टोटल वॉल्यूम अगर एक है, अगर है ना टोटल जो एक अगर वॉल्यूम है, तो उसमें से ना 0.55 ही है ना जो एटम्स के द्वारा घिरा हुआ है, बाकी खाली है। तो ये था
पैकिंग एफिशिएंसी 3D, मेनली तो आपको 3D ध्यान रखनी है, 2D वगैरह पे इतना नहीं जाना है। और 3D में भी सबसे ज़्यादा FCC की होएगी, रीजन आपको बता दिया है क्यों होएगी FCC की, फिर उसके बाद में BCC की, और फिर उसके बाद में सिंपल क्यूबिक की। और ना एंड सेंटर्ड जो क्यूबिक सेल्स हैं उनकी जो पैकिंग एफिशिएंसी रहेगी इन सबसे भी कम रहेगी। एंड सेंटर्ड की कितनी थी 37% थी, है ना, और इसकी कितनी थी 52.4% थी सिंपल क्यूबिक की, BCC की 68% थी, और है ना FCC की कितनी थी 74% थी। अब आप ये कहोगे कि भाई है ना इसमें तो Z इज इक्वल टू, अगर इनका देखा जाए तो Z यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, और यहाँ पे भी 2 है, फिर भी इसकी पैकिंग एफिशिएंसी इतनी कम क्यों है। आप ECC की अगर आप स्ट्रक्चर बनाओगे एंड सेंटर्ड, ये क्यूब हो गया, और इसमें किन्हीं भी दो अपोजिट फेसेस पे ये रहेगी, ठीक है। तो इस कारण क्या रहेगा, जैसे ये वाले एटम हो गए, ये वाले एटम हो गए, किन्हीं भी दो अपोजिट फेसेस पे ना एटम्स रहते हैं, ठीक है, दो एटम्स रहते हैं। अब यहाँ पे देखो ये इसके स्ट्रक्चर है, ये कौन सी यूनिट सेल है, एंड सेंटर्ड यूनिट सेल है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्या इस फेस पे एटम आने से क्या ये एज वाले एटम एक दूसरे को टच कर पाएंगे। सिंपल क्यूबिक में ये अलोंग द एज एटम टच करते हैं ना। क्या ये इस ECC में कर पाएंगे, क्योंकि ECC की स्ट्रक्चर क्या हो गई, ये अगर फेस ले हम तो अलोंग द फेस डायगोनल तो कर रहे हैं जिसपे ये एटम प्रेजेंट है, लेकिन ये अलोंग द एज है ना एटम्स टच नहीं कर रहे हैं। ये देखो अलोंग द फेस डायगोनल तो एटम टच कर रहे हैं, लेकिन ये अलोंग द एज एटम टच कर रहे नहीं कर रहे, इसलिए यहाँ ये गैप क्रिएट हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे ना दो फेसेस पे तो ये एटम आ गए, लेकिन यहाँ पे ये गैप तो इन्होंने यहाँ पे भी क्रिएट कर दिया ना, एज लेंथ तो इन्होंने यहाँ पे भी बढ़ा दी ना 2r से ज्यादा, ठीक है। तो एज लेंथ बढ़ने से क्या हो गया भाई, एज लेंथ ए का क्यूब ही तो क्या होता है, वॉल्यूम होता है। जब ए इंक्रीज हो गया तो यूनिट सेल का वॉल्यूम ए क्यूब इंक्रीज हो गया, और ए क्यूब तो इंक्रीज हो गया, लेकिन जो एटम्स है स्फेयर है वो तो उतने नहीं बढ़े, वो तो कम ही रह गए ना। तो जो टोटल जितना ए क्यूब बढ़ा है, जितना इस यूनिट सेल का वॉल्यूम बढ़ गया, उतने ज्यादा है ना टोटल नंबर ऑफ एटम्स है उनका वॉल्यूम नहीं बढ़ पाया, ठीक है। तो इसी कारण जो एंड सेंटर्ड जो क्यूबिक सेल होती है इसकी जो पैकिंग एफिशिएंसी होती है 37% होती है, सबसे कम होती है इनमें से, है ना। सबसे ज्यादा FCC की, फिर BCC की, फिर सिंपल क्यूबिक की, एंड देन ECC की, एंड सेंटर्ड क्यूबिक सेल की। अब नेक्स्ट हम देखते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आने वाला है जहाँ पे बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है कई स्टूडेंट्स को, ठीक है। क्लोज पैकिंग की बात करेंगे। देखो अगर है ना, अब हम बात करेंगे क्लोज पैकिंग की, बात करेंगे क्लोज पैकिंग इन सॉलिड्स, है ना। एक 1D पैकिंग, देखो हमेशा क्रिस्टल आपको भी पता है कि अगर कोई भी क्रिस्टल रहेगा या हमारे पास अगर डेली लाइफ में हम कोई भी एग्जांपल देखते हैं तो वो 3D में ही रहता है, तीनों डायरेक्शंस में रहता है। उसकी तीनों डायरेक्शन में रहने का मतलब क्या हो गया, अगर कोई वस्तु है जिसकी ओनली लंबाई है, जैसे कि अगर है ना सिंपल सा एक वायर ले लिया है ना पतला सा, तो उसकी ओनली लंबाई होगी, क्या उसकी ये खैर वायर तो उसकी तो कुछ तीनों डायरेक्शन में खैर कुछ ना कुछ रहेगी, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई रहेगी। तो 3D का मतलब क्या होता है कि अगर एक ही दिशा में अगर उसकी है ना लेंथ एक ही दिशा में अगर है, एक ही दिशा में उसकी जो भी प्रॉपर्टी अगर एक V में है, ये 1D का मतलब हो गया। हमारे डेली लाइफ में जो भी एग्जाम्पल्स रहते हैं उसकी लंबाई भी रहती है, चौड़ाई भी रहती है और ऊंचाई भी रहती है। जिस भी वस्तु की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई ये तीन गुण अगर किसी में रहते हैं तो वो कैसी शेप होगी, वो 3D शेप होगी। और मोस्टली है ना
जो हमारे आसपास एग्जाम्पल है वो किसके 3D के ही है, क्योंकि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब उनकी रहती है, ठीक है। अब है ना, अगर क्लोज पैकिंग करते हैं ना, यहाँ पे जो क्लोज पैकिंग समझाई गई है ना, 1D पैकिंग, 1D पैकिंग को नहीं होती है, ये सिर्फ है ना, हम पहले 1D को समझेंगे, फिर 1D से कैसे 2D पैकिंग होगी, फिर 2D से हम 3D जो रियल पैकिंग होती है ना उसकी तरफ मूव करेंगे, ये समझने के लिए है ना। तो 1D पैकिंग में क्या होता है, सर्किल्स है ना एक दूसरे के साथ है ना इस तरह से है ना एक दूसरे को टच करते हुए अरेंज रहते हैं एक ही लाइन में, है ना, ठीक है। और 2D पैकिंग में क्या रहता है, दो दिशाओं, दो डायमेंशन में, दो डायमेंशन मतलब क्या हो गया, जैसे एक एक्स डायमेंशन हो गई और एक वाई डायमेंशन हो गई, जैसे एक ही एक्स डायमेंशन हो गई और एक ही वाई डायमेंशन हो गई। इन दो डायमेंशंस में क्या होगा कि स्फेयर अरेंज रहेंगे। अब वो अरेंजमेंट भी दो प्रकार से हो सकता है, स्क्वायर प्लेनर क्लोज पैकिंग हो गया और हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग हो गया। स्क्वायर प्लेनर क्लोज पैकिंग में क्या होता है कि जैसे ये एटम है ना, इसके बिल्कुल इस एटम के नीचे ही दूसरा एटम दूसरी रो बनाएगा, फिर इसके नीचे बिल्कुल तीसरा एटम, मतलब एक लाइन जो अलाइनमेंट होगा ना जो स्फेयर्स का, वो देखो हॉरिजॉन्टली भी और वर्टिकली भी दोनों तरफ से अलाइनमेंट है, ठीक है। और हेक्सागोनल जो क्लोज पैकिंग होती है जिसमें ये ना, ये जैसे ये एक लेयर है, ठीक है, इसके नीचे जो दूसरी लेयर बनेगी ना, ये जैसे ए लेयर है, ठीक है, ये तो कैसी ए लेयर है, उसके नीचे भी सेम वही पैटर्न चल रहा है, तो ये ए टाइप का हो गया। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में क्या रहेगा कि ये ए लेयर हो गई। अब जो दूसरी ये वाली जो बी लेयर है ना, वो कैसे अरेंज होएगी, जो इनकी ए लेयर की जो ये गर्थ है ना, जो डिप्रेशन है ना, वहां पे ना इसके स्फेयर्स अरेंज होंगे, ठीक है। फिर वापस से है ना तीसरी लेयर कैसे अरेंज होगी, जो ऊपर वाली ए लेयर थी ना उसी के अलाइन होके है ना, मतलब उसी के साथ अलाइन रहेगी। देखो इसका स्फेयर और इसका स्फेयर एक दूसरे के नीचे रहेंगे, तो जो तीसरी लेयर रहेगी ना वो फर्स्ट वाली लेयर के साथ अरेंज रहेगी। इसी प्रकार चौथी लेयर रहेगी वो दूसरी वाली लेयर के साथ अरेंज रहेगी, ठीक है। तो ये किस टाइप का पैटर्न हो जाता है, इसमें ए बी टाइप का पैटर्न हो जाता है, ठीक है। अब इसको डिटेल में आप देख लेना। अब यहाँ पे पैकिंग एफिशिएंसी हम कैलकुलेट कर सकते हैं, इसमें स्क्वायर प्लेनर में पैकिंग एफिशिएंसी कैलकुलेट कर सकते हैं। कैलकुलेट करने से कितनी आएगी, यहाँ पे आएगी 78% आएगी, 78.5% आएगी। और एससीपी में कितनी आएगी, 90% पैकिंग एफिशिएंसी आएगी। 2D पैकिंग है, 3D पैकिंग नहीं है। 3D पैकिंग डिफरेंट होती है, हमारे लिए 3D पैकिंग इंपॉर्टेंट है। ये सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए है, एग्जाम में अभी तक बहुत कम पूछी जाती है ये वाली। अब ये जो है ना इस पैकिंग एफिशिएंसी को भी थोड़ी देर में एक्सप्लेन कर देंगे, उससे पहले एक बार है ना अरेंजमेंट्स देख लो। अब 3D जो क्लोज पैकिंग होती है, जो रियल में वास्तव में जो होती है ना, अब पहले हम समझने के लिए पहले भाई 1D करा, फिर उससे हमने 2D को समझा कि 1D से 2D कैसे क्लोज पैकिंग होएगी, और जो है ना अब 2D से 3D कैसे होएगी। तो 2D में है ना, एक तो हमने देखा था कि है ना जैसे ये ए लेयर थी उसके जस्ट नीचे है ना दूसरी वाली लेयर थी, मतलब है ना जो एटम्स है हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली दोनों तरह से अलाइन कर रहे थे ना, तो उसे हम क्या बोल रहे थे, स्क्वायर स्क्वायर है ना क्लोज पैकिंग बोल रहे थे। तो स्क्वायर क्लोज पैकिंग को यूज करते हुए हम 3D क्लोज पैकिंग बनाएंगे। और एक थी हेक्सागोनल जो क्लोज पैकिंग थी, जो है ना हेक्सागोनल जो क्लोज पैकिंग थी एससीपी, उसको यूज करते हुए है ना हम है ना 3D पैकिंग बनाएंगे। तो ये दोनों चीजें आपने को समझनी है। तो यहाँ पे ना अगर स्क्वायर, अगर इसको अब इसे एक बात ये और देख लो यहाँ पे कि इसे स्क्वायर क्यों कहा गया और है ना वो हेक्सागोनल क्यों कहा गया। देखो ये अगर है ना ये कोई एटम है तो इसके कितने एटम से चारों तरफ से सराउंडेड है, 1 2 3 4। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया इसका, 4 एटम से सराउंडेड है। कितने, कोई भी एक एटम है ना कितने एटम से घिरा हुआ रहता है, 4 एटम से घिरा हुआ रहता है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया, 4 हो गया। और ये जो नियर बाई एटम्स है जिनसे सराउंडेड है, अगर उनके सेंटर को आपस में मिलाया जाए तो कैसा एक स्क्वायर बन जाएगा ना। अगर ये जो जैसे नियर बाई ये जो एटम्स है, इनके जो अगर सेंटर केंद्र बिंदुओं को अगर एक लाइन से मिलाया जाए तो ये स्क्वायर बन रहा है। तो इसीलिए इस पैकिंग को क्या बोलते हैं, स्क्वायर प्लेनर क्लोज पैकिंग बोल देते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से अगर देखो ये चार जो वॉइड्स होगी है ना, ये देखो ये वॉइड है, ये वॉइड है, ये वॉइड है और ये वॉइड है। इनको अगर आपस में मिलाया जाएगा ना तो भी कैसी शेप बनेगी, स्क्वायर प्लेनर बनेगी, ठीक है। इसीलिए इस क्लोज पैकिंग को क्या बोलते हैं, स्क्वायर प्लेनर क्लोज पैकिंग बोलते हैं, ठीक है।
अगर हम बात करें हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में, कोई भी एटम होगा वो कितने एटम से घिरा हुआ रहेगा, 6 एटम से घिरा हुआ रहेगा। जैसे हमने ये एटम देखा तो ये कितने एटम से घिरा हुआ है, 1 2 3 4 5 6, 6 एटम से घिरा हुआ है। ठीक है, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में 6 हो जाएगा। कोई भी हर एटम होगा वो 6 नियर बाय एटम से घिरा हुआ रहेगा। ठीक है, अब है ना, अगर ये जो नियर बाय जिन एटम से घिरा हुआ है ये एटम, इसके अगर केंद्र बिंदुओं को मिला के अगर शेप बनाई जाए तो ये कैसी शेप बन रही है, हेक्सागोनल शेप बन रही है। इसी कारण इस जो पैकिंग को क्या बोल देते हैं, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग बोल देते हैं। ठीक है, दो चीजें समझ में आई, क्यों इसे स्क्वायर प्लेनर बोला और क्यों इसे हेक्सागोनल बोला। अब यहाँ तक की चीजों को ना एक बार आपको समझा देते हैं। ये देखो, एक ये सर्किल है, इनको है ना हम है ना पहले इनकी 1D पैकिंग करेंगे, फिर 1D के बाद में इनसे हम 2D और 3D पैकिंग की तरफ मूव करेंगे। तो ये देखो, अगर है ना 1D पैकिंग में क्या होता है, जो सर्कल्स होते हैं ना, सर्कल्स कैसे रहते हैं, एक दूसरे के पास में ना टच करते हुए सटे हुए रहते हैं, एक ही लाइन में रहते हैं। ठीक है, ये कैसी पैकिंग है, ये 1D पैकिंग है, एक डायमेंशन में है और सर्कल्स एक दूसरे से सटे हुए हैं। कोई भी एक सर्कल उठा के देख लो, वो कितने एटम से घिरा हुआ है, 2 एटम से घिरा हुआ है, तो इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होएगा, 1 डायमेंशनल जो क्लोज पैकिंग रहेगी उसमें कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होएगा, 2 रहेगा। ठीक है, ये कैसी पैकिंग है, ठीक है, ये वाली तो कैसी पैकिंग है, ये 1D पैकिंग है। ठीक है, कैसी पैकिंग है, ये 1D पैकिंग है। अगर हम ये सर्किल देखते हैं पर्टिकुलर, तो कितने सर्किल से घिरा हुआ है, 2 सर्किल से घिरा हुआ है, तो इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा वो कितना होगा, 2 होगा। ठीक है, ये एक ही एक्सिस के अलोंग रहती है। ठीक है, अगर हम इसी से 2D पैकिंग की बात करें तो 2 टाइप की 2D पैकिंग हो सकती है। कितने टाइप की 2D पैकिंग हो सकती है, अगर जो दूसरी लेयर है, अगर ये दूसरी लेयर है, अगर इस प्रकार से अरेंज हो, अगर ये इस प्रकार से अरेंज हो कि इसके जो स्फेयर है ना, जो पहली वाली लेयर है ना, इस प्रकार से रो में अरेंज हो कि पहली वाली जो है पहली वाली लेयर है उसके बिल्कुल नीचे रहे, ठीक नीचे, उसके साथ अलाइन करते हुए रहे, तो इस प्रकार की जो क्लोज पैकिंग होएगी, तो ये कैसी क्लोज पैकिंग होएगी, अभी हमने देखा था ये स्क्वायर प्लेनर क्लोज पैकिंग होएगी। ठीक है, कैसी क्लोज पैकिंग है, ये स्क्वायर प्लेनर क्लोज पैकिंग है। ये ना कैसी पैकिंग हो गई, देखो यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हो, यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हो पर्टिकुलरली, अगर मान लो कि ये सर्किल देखते हैं पर्टिकुलर, अगर ये एक सर्किल देखते हैं तो इसके चारों ओर कितने, इसके कितने कितने सर्किल से टच है, ये 1 2 3 और 4 सर्किल से टच है। और इन चारों सर्किल के अगर केंद्र बिंदु को मिला देते हैं तो कैसी शेप बनती है, एक स्क्वायर की शेप बनती है ना। तो इस वाली को क्या बोलते हैं, इस ये वाली पैकिंग क्या कहलाती है, स्क्वायर प्लेनर क्लोज पैकिंग कहलाती है। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 4 है, और इनके केंद्र बिंदुओं को मिलाते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 4 है इसका। ठीक है, स्क्वायर प्लेनर जो क्लोज पैकिंग होती है, अगर ये जो वॉइड्स है अगर इनके केंद्र बिंदुओं को मिलाते हैं तो भी कैसी शेप बनती है, एक स्क्वायर की शेप बनती है। ठीक है,
तो इसीलिए इस जो क्लोज पैकिंग है इसे क्या बोलते हैं हम, स्क्वायर प्लेनर क्लोज पैकिंग बोलते हैं। ठीक है, अब इस स्क्वायर प्लेनर क्लोज पैकिंग को यूज करते हुए हम दो टाइप की है ना, थ्री, ये कैसी पैकिंग है, ये 2D पैकिंग है। ठीक है, 2 डायमेंशनल पैकिंग है, इसमें एक डायमेंशन ये है और एक डायमेंशन ये है। ठीक है, और ये यहाँ पे है ना जो स्फेयर्स है ना, ये हॉरिजॉन्टली हो गया और ये वर्टिकली हो गया, दोनों तरफ से अलाइनमेंट कर रखे हैं। राइट, अब तीसरी टाइप हम अब देखते हैं इसको यूज करते हुए है ना बनने वाली जो 3 डायमेंशन होगी ना, 3 डायमेंशन जो क्लोज पैकिंग कौन कौन सी होगी इसके बारे में देखते हैं। अगर इसके ये 2D है ना, ठीक है, अगर इसके ऊपर जो अब है ना 3 डायमेंशन के लिए क्या करेगा कि देखो, दो डायरेक्शन में तो 3 डायमेंशन का आपको मतलब समझा दे, ये लंबाई में रख दी और ये चौड़ाई हो गई, 2 डायमेंशन हो गए। तीसरी डायमेंशन क्या होती है, ऊंचाई होती है। ठीक है, लंबाई चौड़ाई और तीसरी डायमेंशन क्या हो गई, ऊंचाई। तो मतलब जो दूसरी लेयर, ये पूरी की पूरी जितनी ये लेयर बनी हुई है 2D की, ये इतनी की इतनी बड़ी लेयर इस वाली लेयर के ऊपर कैसे इसका अरेंजमेंट होगा। ठीक है, वो क्या हो जाएगी, 3D पैकिंग हो जाएगी। मतलब पूरी की पूरी लेयर रखी जाएगी। तो अगर है ना लेयर पूरी की पूरी है ना इन्हीं एटम्स के साथ अलाइन करे, जैसे सपोज करो ये है, इसका हम कलर चेंज कर देते हैं। इन स्फेयर्स के लेयर दिखाने के लिए अगर हम कलर चेंज करते हैं, मान लो ये कलर चेंज कर दिया है ना, और ये पूरी की पूरी लेयर है ना इन इन स्फेयर्स के साथ है ना अलाइन करते हुए है ना, अलाइन करते हुए रख दी जाती है। देखो इस टाइप से अगर ये रख दी गई, ओके, हाँ, टेक्निकल इशू। एक सेकंड, थोड़ा सा टेक्निकल इशू है। ओके, तो ये जो लेयर होगी, दूसरी लेयर होगी, ये एक स्क्वायर प्लेनर लेयर है। इसका स्क्वायर प्लेनर लेयर्स का आपस में जो अरेंजमेंट रहेगा ना, एक दूसरे की पूरी इस लेयर को रखना, उससे क्या होएगा, 3D जो है ना, 3D अरेंजमेंट है ना बनेगा। ठीक है, 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट हो जाएगा। ठीक है, अब ये है ना बिल्कुल इनके ऊपर के ऊपर रख दी जाए ना, जैसे है ना इनके साथ ये जो स्फेयर्स हैं इनके बिल्कुल ऊपर रख दी जाए। ये देखो ये अलाइन हो गई बिल्कुल, ये देखो रख दी। थोड़ा सा ये मिसमैच हो रहा है। ये तो थोड़ा मिसमैच हो रहा है, एक बार दोबारा बनाने दो। बीच में थोड़ा टेक्निकल इशू हो गया था, चलो दोबारा एक्सप्लेन करते हैं।
जो है ना इस ये कौन सी स्क्वायर प्लेनर 2D पैकिंग है, ठीक है। कैसी पैकिंग है? स्क्वायर प्लेनर 2D पैकिंग है। अब इसमें है ना अगर जो दूसरी लेयर अगर हम रखते हैं, सपोज करो ये दूसरी लेयर है, इसका हम कलर चेंज कर देते हैं, थोड़ा सा थिकनेस भी बढ़ा देते हैं। ठीक है, ये आपको दिख रहा है, ये कैसी है अभी, कैसी है ये 2D स्क्वायर क्लोज पैकिंग है। इसके ऊपर हम दूसरी लेयर रखेंगे, ये दूसरी लेयर हम इसके ऊपर रखेंगे, ठीक है, एज इट इज है ना। ये जो फर्स्ट वाली जो है, ये जो स्फेयर है, इन्हीं के साथ अलाइन करते हुए रखेंगे। ये देखो बिल्कुल इनको ढकते हुए, ये देखो बिल्कुल इनको अलाइन करते हुए रख दी, ठीक है। अब यहाँ पे है ना हमने पीछे वाली को डार्क इसलिए किया है, डार्क रेड, ताकि आपको दिख सके कि एक दूसरी लेयर रखी हुई है ना। तो इस टाइप का अरेंजमेंट कैसा होता है, ये ए टाइप का अरेंजमेंट हो गया। पहले वाली के साथ बिल्कुल है ना उसके ऊपर रख दी, स्फेयर है ना एक दूसरे के साथ अलाइन कर रहे हैं ना, तो ये इस टाइप का जो अरेंजमेंट आता है, ये ए टाइप का अरेंजमेंट आता है, ठीक है। और ये इस टाइप का जो अरेंजमेंट पाया जाता है, ये जो सिंपल क्यूबिक जो यूनिट सेल होती है ना, उसमें पाया जाता है, ठीक है, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में पाया जाता है। और यहाँ पे जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है स्फेयर का, वो कितना होता है? 6 होता है। अब आप ये पूछोगे कि कोऑर्डिनेशन नंबर 6 कैसे होता है, क्योंकि अब तक आपने कोऑर्डिनेशन नंबर 4 तो देख लिया था। तो आप ये देखो कि अगर ये पर्टिकुलर अगर कोई स्फेयर है, ठीक है, तो 4 तो देखो ये कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया है जो इससे साइड से कवर कर रहा है। एक स्फेयर इसके ऊपर से, जो अभी हमने लेयर रखी, बिल्कुल इसके ऊपर रखी, इसी प्रकार से एक लेयर क्या नीचे भी रहेगी? बिल्कुल रहेगी। तो यहाँ पे है ना, जैसे ये स्फेयर है, तो इसमें ना 4 तो साइड से हो गया ना कोऑर्डिनेशन नंबर, और एक होगा इसमें ऊपर से होगा इसके, है ना, और एक होगा इसके नीचे से होगा। तो टोटल कोऑर्डिनेशन नंबर कितने हो जाएंगे? एक ही स्फेयर कितने स्फेयर से घिरा हुआ रहेगा? टोटल 6 स्फेयर से घिरा रहेगा। 4 तो है ना सेम लेवल में साइड से घिरे हुए रहेंगे, एक ऊपर वाले लेयर से और एक नीचे वाली लेयर के स्फेयर से घिरा हुआ रहेगा। तो टोटल कितना हो जाएगा? इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। और जो पैकिंग एफिशिएंसी की बात करते हैं सिंपल क्यूबिक की, तो वो कितनी रहती है? 52.4% रहती है, ठीक है। क्यों रहती है 52.4%? देखो क्या ये एक वॉइड है इसके अंदर, ये वॉइड है, क्या इस वॉइड पे कोई स्फेयर आ रहा है? नहीं आ रहा है। इस वॉइड वाला स्पेस, होलो स्पेस, ये थ्रू आउट द क्रिस्टल कैसा है? ये वेकेंट ही है। इसी कारण इसकी पैकिंग एफिशिएंसी कितनी होती है? 52.4 होती है, कम रहती है। अब दूसरा अरेंजमेंट देखते हैं। देखो इसमें क्या क्या लिखा हुआ है नोट्स में इससे रिलेटेड। देखो ए टाइप की क्लोज्ड पैकिंग है, स्क्वायर प्लेनर जो 2D पैकिंग है उससे, है ना, किस में पाई जाती है? सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में पाई जाती है। सिंपल क्यूबिक टाइप है ना, क्लोज पैकिंग भी बोलते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है, बता दिए क्यों होता है। 4 तो सेम 4 तो है ना सराउंडिंग वाले एटम्स होंगे, और एक एटम अपर लेयर वाला होगा जो कवर कर रहा होगा, एक एटम नीचे लोअर लेयर वाला होगा। पैकिंग एफिशिएंसी कितनी होगी? 52.4 होगी। ये भी बता दिया क्यों होगी, क्योंकि ये जो कैविटी है, ये जो वॉइड है, ये थ्रू आउट खाली ही रहेगी, ये यहाँ पे कभी भी कोई एटम नहीं आएगा इसे कवर करने के लिए। तो ये किस टाइप का ये अरेंजमेंट हो गया? ये लेयर ये ए टाइप का अरेंजमेंट हो गया, ठीक है। अब दूसरा आता है स्क्वायर प्लेनर का जो क्लोज पैकिंग है, वो इस टाइप से करे, ए बी टाइप की। मतलब जो दूसरे वाला जो देखो ये फर्स्ट लेयर हो गई। अब दूसरी बार ये जो काली वाली लेयर रखी है ना, ये उस जगह रखी है जो केविटी है ना, इसको कवर करते हुए रखी, इसीलिए इसकी जो है ना पैकिंग एफिशिएंसी कितनी हो जाती है? 68% हो जाती है, ठीक है। कोऑर्डिनेशन नंबर 8 हो जाएगा। ये आपको अभी एक्सप्लेन कर देंगे कैसे। और ये इस टाइप की जो पैकिंग होती है, किस टाइप की यूनिट सेल में होती है? बीसीसी टाइप की यूनिट सेल में होती है। ये देखो एफिशिएंसी कितनी होती है? 68% होती है, ठीक है। देखो ये जो कैविटी होगी ना, जो सेकंड लेयर होगी ना,
इस कैविटी के ऊपर इसको कवर करते हुए रहेगी, ठीक है। तो ये है ना इस टाइप की जो ये क्लोज पैकिंग होती है ना, ये देखो ये है एग्जैक्टली। तो इसमें क्या होता है कि जो फर्स्ट लेयर के जो स्फेयर्स होते हैं ना, वो एग्जैक्टली है ना बिल्कुल क्लोज पैक्ड नहीं रहते। मतलब जो फर्स्ट लेयर के जो स्फेयर्स हैं, ये देखो फर्स्ट लेयर के जो स्पेयर्स है ना, थोड़ा सा क्या होता है कि एक्सपेंड हो जाते हैं, ओपन हो जाते हैं ना, तब ये इस टाइप की है ना जो क्लोज पैकिंग हमें मिलती है। अब जो सेकंड लेयर होगी ना, है ना, वो इस वाले जो ये जगह है ना, इस पे यहाँ इसको कवर करते हुए यहाँ पे रहेगी। मतलब ये जो बी लेयर का ये वाला जो स्पेयर है जो डॉट डॉट से दिखा रखा है ना, ये ए लेयर के इन 4 स्पेयर्स को टच करता हुआ है, ठीक है। अब ये कौन सी ए लेयर हो गई, ये वाली कौन सी बी लेयर हो गई, ठीक है, ये बी लेयर हो गई। अब है ना जो तीसरी लेयर रखी जाएगी ना, वो इसी ए लेयर पे रखी जाएगी, ऐसे इसी तीसरी ए लेयर पे रखी जाएगी। तो इस बी लेयर को टच करने वाले एटम्स की संख्या कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी भाई। 4 नीचे वाली लेयर के और 4 ऊपर वाली लेयर के। ये है ना 4 तो इस लेयर के हो जाएंगे और 4 ये इस ऊपर वाली लेयर के हो जाएंगे। तो इस बी एटम का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। इसीलिए इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, 8 होता है। और पैकिंग एफिशिएंसी कितनी होती है, 68% होती है। होप सो ये चीज समझ में आ गई होगी कि देख कि किस टाइप से इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर 8 है। देखो ये वाला जो बी एटम रहेगा ना, ये इन 4 एटम्स से टच कर रहा है इस लेवल में। फिर जो इसके ऊपर वाली जो लेयर आएगी ना, ये जो ए एटम के साथ होंगे ना, उनके साथ बिल्कुल इनके एग्जैक्ट इनके ऊपर रखी रहेगी। मतलब इसके साथ ए लेयर के साथ है ना अलाइन करेगी। तो इस जो बी वाला जो एटम है, इसका कोऑर्डिनेशन 4 तो एटम इसे नीचे की लेयर में टच करेंगे, 4 ऊपर वाली लेयर में टच करेंगे। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। और ये कौन सी में होती है, बीसीसी टाइप की जो यूनिट सेल होती है ना, उसमें इस टाइप का अरेंजमेंट पाया जाता है क्लोज पैकिंग, ठीक है। तो ये हमने कितना स्क्वायर प्लेनर था ना, उससे तो हमने देख ली 2D जो स्क्वायर प्लेनर पैकिंग थी, उससे 3D में ना 2 टाइप की पैकिंग हो सकती है। एक तो ए टाइप की और एक ए बी टाइप की, है ना। ए टाइप किस में होगी, सिंपल क्यूबिक में होगी, और ए बी टाइप किस में होगी, बीसीसी टाइप की यूनिट सेल में होगी, ठीक है। इसके बाद में अब है ना हेक्सागोनल जो क्लोज पैकिंग है ना, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग से हम देखेंगे कि बनने वाली जो क्लोज पैकिंग्स कौन कौन सी रहेगी। अगर ए बी टाइप से अरेंज होएगी तो SCP3D अरेंजमेंट होएगा, ठीक है। और अगर ABC टाइप से अरेंजमेंट होएगी, मतलब फर्स्ट लेयर सेकंड लेयर, मतलब तीनों लेयर एक दूसरे के साथ अलाइनमेंट में है ही नहीं। यहाँ पे ए लेयर पहली लेयर और तीसरी लेयर एक दूसरे के साथ अलाइनमेंट में, दूसरी लेयर चौथी लेयर अलाइनमेंट में। यहाँ पे पहली दूसरी और तीसरी लेयर एक दूसरे के साथ अलाइनमेंट में रहती ही नहीं है। और ये एबीसी टाइप के किस में पाई जाती है, इस टाइप की पैकिंग सीसीपी स्ट्रक्चर में यूनिट सेल में, और एफसीसी जो यूनिट सेल रहती है ना, ठीक है। और इसमें क्या होता है, जो पैकिंग जो एफिशिएंसी होती है इसमें 74% होती है, और जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो कितना होता है, 14 होता है। अब इसका है ना आगे हम देख लेते हैं कि किस टाइप से है ये वाली पैकिंग। अब है ना हम देख रहे हैं SCP-3D। पहले तो SCP-2D अरेंजमेंट देखेंगे, फिर SCP-2D से हम है ना 3D अरेंजमेंट बनाएंगे, है ना, ठीक है। तो सबसे पहले तो SCP-2D में देख लेते हैं। देखो सबसे पहले तो एक सिंगल लेयर 1 डायमेंशन में स्फेयर अरेंज होंगे, ठीक है। ये इस तरह से देखो 1 डायमेंशन में स्फेयर अरेंज हो रहे हैं। फिर जो दूसरी लेयर अरेंज होएगी ना, इसकी दूसरी रो अरेंज होएगी, वो इस प्रकार से अरेंज होएगी कि जो ये इसका जो ये पिट है ना, ये गैप है ना, इसे डिप्रेशन लिखा गया है ना, इसके एनसीईआरटी में इसके लिए वर्ड लिखा गया है डिप्रेशन, है ना। तो इसको कवर करते हुए रहेगा। देखो इस टाइप से दूसरा है ना ये अरेंज होएगा, दूसरा सेकंड लेयर का स्फेयर इस टाइप से अरेंज होएंगे कि जो फर्स्ट लेयर का जो पिट वाली जो जगह है वो कवर हो जाए। देखो इस टाइप से अरेंज रहेंगे। ये देखो
अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि है ना ट्राइंगुलर है ना वॉइड बन रही है, ठीक है। ट्राइंगुलर वॉइड बन रही है जिसमें ना एक का तो जो एपेक्स है ना शीर्ष है वो ऊपर की तरफ दिख रहा है ना, और एक का शीर्ष कहाँ दिख रहा है, क्यों किया मैंने, देखो ये वाला है ना, दो टाइप की ट्रायंगुलर वॉइड्स है देखो। एक तो ये है जी, इसका शीर्ष कैसे ऊपर की तरफ है, और ये है जिसका इसका जो शीर्ष है ना अपेक्स वो नीचे की साइड है। तो दो टाइप की ट्रायंगुलर वॉइड्स बन रही है यहाँ पे। ये 2D शेप है, इससे हम फिर 3D बनाएंगे। दो टाइप की 3D बनेगी इसमें, एक तो AB टाइप की बनेगी और एक ABC टाइप की बनेगी। अब यहाँ पे देखो ये वाली लेयर कौन सी है, ये A टाइप की लेयर हो गई। तो ये दूसरी वाली कैसी B टाइप की लेयर हो गई। तीसरी लेयर है ना फर्स्ट लेयर के साथ अलाइन कर रही है बिल्कुल, है ना, ठीक है। तो ये कैसी लेयर हो गई, ये A टाइप की हो गई। ये कौन सी हो गई, B टाइप की हो गई। तो ये कैसा अरेंजमेंट होता है इसमें, AB टाइप का होता है, ठीक है। ये कौन सी 2D की बात हो रही है। लेकिन जब है ना इसी से हम है ना जब 3D में जाएंगे तो ये जो ये लेयर है, इसमें तो है ना रोज के रूप में अरेंज करते हैं ना 2D में तो। और जब 3D में जाते हैं तो ये जो पूरी एक लेयर है, इस लेयर के ऊपर एक ऐसी लेयर रख देंगे, है ना, B टाइप में रखेंगे, या फिर है ना वो देखेंगे कि किस टाइप से रखते हैं हम, है ना। सेकंड लेयर जैसे ये थी, ये एक पूरी लेयर है। इसका हम कलर डार्क कर देते हैं ताकि क्लियरली विजिबल रहे, ठीक है। ये एक लेयर है। अब इसके ऊपर है ना एक ऐसी की ऐसी लेयर रखेंगे दूसरी टाइप की, ठीक है। अब ये लेयर इस प्रकार से रखते हैं, जो दूसरे लेयर रखते हैं वो इस प्रकार से रखते हैं कि जो वॉइड्स है ना ये इनको कवर करती हुई हो। तो दूसरे टाइप की लेयर कैसे रखते हैं, इन वॉइड्स को कवर करती हुई। ये इन ट्रायंगुलर वॉइड्स को कवर करती हुई रखते हैं। देखो इस टाइप से ये सेकंड लेयर का अरेंजमेंट रहता है। जो स्फेयर्स इस टाइप से रहते हैं ना, ये देखो ये सेकंड लेयर हो गई। ये तो रेड वाली कलर वाली कौन सी थी, A लेयर थी। और जो ग्रीन कलर वाली कौन सी है, B लेयर है। ये A लेयर है और ये कौन सी है, B लेयर है, ठीक है। ये है ना देखो इस ये वाला जो है ना ये वाली केविटी को कवर करते हुए है। अब यहाँ पे देखो ये वाली जो केविटी है, पर्टिकुलर ये वाली केविटी है, इसमें देखो तीन स्फेयर तो है ना इसे सेम लेवल से है ना इसे वो कवर कर रहे हैं ना एक ही स्तर में। और एक जो स्फेयर है इसके ऊपर से कवर कर रहा है इसे, ठीक है। एक स्फेयर इसके ऊपर है। तो टोटल इस केविटी को कितने स्फेयर कवर कर रहे हैं, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर देखा जाएगा तो 4 होएगा। और ये जो इस वॉइड होती है ना ये वाली वॉइड, इसे हम कौन सी टेट्राहेड्रल वॉइड बोलते हैं, ठीक है। लेकिन जब हम सेकंड लेयर अरेंज करते हैं तो हम देखते हैं कि जो सारी ये वाली जो वॉइड्स है ना कवर नहीं होती। देखो ये वाली कवर हो गई, ये कवर नहीं हुई, ये वाली कवर हो गई। तो ना एक कवर मतलब पूरी वॉइड से ना कवर नहीं होती, कुछ पे स्फेयर नहीं रहते। जैसे अब ये वाली वॉइड है ना, ये वाली वॉइड है, तो ये वाली वॉइड है ना इस स्फेयर से कवर नहीं हुई है। यहाँ पे अगर थोड़ा सा और अच्छे से एक्सप्लेन करें आपको, ये वाला देखिए,
नहीं, हाँ ये वाली जगह देखिए, ये वाली जो जगह है ना, देखो ये तीन तो इन ऊपर वाले स्फेयर्स को कवर कर रही है ना। ये देखो ये स्फेयर्स है ना, इनका सेंटर मिला दे, ये ग्रीन वाले का है, और जो लाल वाले है ना नीचे, ये तीन है ना, इन लाल वालों से घिरी हुई है, ठीक है। ये तीन लाल वालों से घिरी हुई ये वाली वॉइड, तो ये है ना कौन सी वॉइड होती है, देखो यहाँ पे इस तरह से अरेंजमेंट है, तीन एटम तो इस टाइप से हैं और तीन एटम इस टाइप से हैं। एक सेकंड, डिफरेंट डिफरेंट कलर से बताना पड़ेगा। अब यहाँ पे आप 2x में करके देख लेना, थोड़ा स्लो चलना पड़ता है क्योंकि टेक्निकल इश्यूज की वजह से, मतलब ये इतना स्फेयर बनना और ये है ना फास्ट नहीं हो पाता जस्ट। तो ये वाली जो वॉइड होगी ना, ये कौन सी वॉइड होगी, ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड होगी। अगर इसी चीज को आपको एनसीईआरटी की बुक से बताएं तो एक बार वेट कीजिए। देखो ये एनसीईआरटी की बुक में है ये डायग्राम, तो देखो ये कौन सी थी, ये लेयर ए थी, इसके ऊपर है ना इस वाली जगह को कवर करते हुए जो ये वॉइड थी, ट्रायंगुलर जो वॉइड थी, इसको कवर करते हुए है ना ये बी लेयर रखी, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो वॉइड है ना ये वाली, ये कितने स्फेयर से कवर है, देखो तीन तो ये लाइट पिंक वाले और एक ये ऑरेंज वाला सर्किल हो गया, तो ये कौन सी वॉइड हो गई, ये वाली टेट्राहेड्रल वॉइड है। लेकिन है ना सारी वॉइड्स कवर नहीं होती, देखो यहाँ पे देखो ये वाली जो वॉइड है ना जहाँ पे ओ लिखा हुआ है, देखो तीन तो ये ना डार्क कलर वाले सर्किल से कवर है ना, ये डार्क कलर वाले सर्किल देखो ऊपर की तरफ है, इनका ट्रायंगुलर बन रहा है, और लाइट कलर वाला देखो ये तीन है ना, ये जो लाइट कलर वाले है ना, लाइट पिंक कलर वाला, एक ये सर्किल हो गया, एक ये वाला सर्किल हो गया, और एक ये वाला सर्किल हो गया, इनके इनके इनसे भी कवर हो रही है ये वाली जगह है ना, वेकेंट जो जगह है वॉइड है। तो ये वाली जो वॉइड होती है, जो 6 सर्किल जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है, उस वॉइड को क्या बोलते हैं, ऑक्टाहेड्रल वॉइड बोलते हैं। देखो ये तो है टेट्राहेड्रल वॉइड है, और ये देखो तीन स्फेयर ऊपर की तरफ, तीन स्फेयर में जो ये ट्रायंगुलर बन रहा है ऊपर की तरफ है इसका शीर्ष, और तीन में ये नीचे की तरफ है ना, तीन के केंद्र बिंदुओं से मिलाने पे, और यहाँ पे इनके बीच में जो जगह है ना, खाली जगह बच रही है, उसे हम बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड बोलते हैं, जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, 6 होता है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि किस टाइप से है ना वॉइड क्रिएट होती है। अब यहाँ पे है ना, ये जो ए बी टाइप की होगी, जो थर्ड लेयर होगी ना वो ए लेयर के साथ अलाइन कर लेगी, ठीक है। थर्ड लेयर क्या होगी, ए लेयर के साथ अलाइन कर लेगी, तो है ना ए बी टाइप का है ना अरेंजमेंट ये प्राप्त होएगा। और यहाँ पे है ना किस में होता है, ये SCP-3D कहलाएगा, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग 3D कहलाएगी है। और ये किस में रहेगी, वुडजाइट में ये होती है ना स्ट्रक्चर। और पैकिंग एफिशिएंसी कितनी होती है, 74% होती है। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, 12 होता है, ठीक है। तीसरी टाइप की जो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग को यूज करते हुए ये ना एक ये ना एबीसी टाइप की है ना क्लोज पैकिंग बनाई जाती है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जो तीसरी लेयर रखी जाती है ना वो ऑक्टाहेड्रल वॉइड को कवर करते हुए रखी जाती है। जैसे थर्ड लेयर जो अरेंज करी जाती है ना, वो ये जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड बन रही है ना, जैसे एक बार दोबारा बना के दिखाते हैं। जैसे ये लेयर हो गई एक, इसके बाद में इस पे दूसरी लेयर अरेंज करते हैं। ये बना रहे हैं हम SCP, तो बना ली हमने। अब CCP और FCC बना रहे हैं, तो ये जो पहली लेयर आएगी ये तो ट्रायंगुलर वॉइड को कवर करते हुए रखेगी, जिससे ना टेट्राहेड्रल वॉइड और ऑक्टाहेड्रल वॉइड बनेगी। अब जो थर्ड लेयर आएगी ना, ये देखो ऑक्टाहेड्रल वॉइड बन कहाँ रही है, पहली बात तो ये पहले डिनोट करो। देखो ऑक्टाहेड्रल वॉइड ये वाली, ये तो ढंग से अरेंज ही नहीं हुए, दिख ही नहीं रही इसमें तो वॉइड। एक सेकंड, ये ढंग से अरेंज नहीं है सर्किल, जस्ट अ मिनट।
अब देखो आपको ना 3D से अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए ना थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग हो रहा है भी, टेक्निकल में सर्किल वगैरह ये थोड़े धीरे धीरे चलते हैं ना, इधर से इन्हें कट कॉपी पेस्ट करना और फिर इनका ना समझाना। तो इसे 3D में अगर आपको सॉलिड स्टेट अच्छे से समझ में आ जाएगी, अगर जिसे नहीं आती है तो उसके लिए तो बढ़िया ही है ये। तो ये थोड़ा क्या है कि प्रोसीजर स्लो हो रहा है, तो आप 2x की स्पीड पे देख लेना, और वैसे भी 2x की स्पीड पे देख सकते हो, फटाफट फटाफट रिवीजन कर सकते हो। देखो फर्स्ट लेयर कहाँ अरेंज हो रही है, जो ट्रायंगुलर वॉइड है उसके ऊपर अरेंज हो रही है, ठीक है, ये अरेंज हो गई, ठीक है। और ये वाला जो स्पेस है ना, ये वाला, ये क्या है, ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड है, ठीक है, ये वाला ऑक्टाहेड्रल वॉइड है। अब जो लेयर आएगी ना इसको कवर करते हुए रहेगी, वो ABC टाइप की रहेगी। देखिए एक बार कंट्रोल भी, काम कलर चेंज कर देते हैं, ऑरेंज कलर कर देते हैं। अब जो तीसरी वाली जो लेयर रहेगी ना, तो ये A के साथ अलाइन रहेगी, ना ही B के साथ अलाइन रहेगी, ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड को कवर करते हुए रहेगी। चल क्यों नहीं रहा ये, ऑक्टाहेड्रल वॉइड कहाँ मार्क करी थी, ये रही ऑक्टाहेड्रल वॉइड मार्क करी। ये देखो तीसरी लेयर इस टाइप से रहेगी। तो आपको समझ में आ रहा है, A लेयर अपनी ग्रीन वाली थी, B लेयर ये स्काई ब्लू वाली थी, और ये C लेयर ये है, तो है ना। और फिर उसके बाद में जो चौथी लेयर आएगी ना, वो A लेयर के साथ अलाइन करते हुए रहेगी, ठीक है। ये जो तीसरी वाली लेयर है, ये जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड बन रही थी इसको कवर करते हुए है। तो ये कैसी स्ट्रक्चर है, SCP 3D तो हमने वो देख ली थी। और ये कौन सी यूनिट सेल में पाई जाती है, ABC टाइप की। इस अरेंजमेंट को क्या बोलेंगे, ABC टाइप का अरेंजमेंट बोलेंगे। ये किस में पाया जाता है, FCC में, या फिर CCP टाइप की जो यूनिट सेल होती है ना, क्यूबिक क्लोज्ड पैकिंग है ना, उनमें ये पाई जाती है। और इसमें है ना, जो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, 12 होता है, और जो पैकिंग एफिशिएंसी कितनी होती है, 74% होती है। ये दो चीज़ें हैं ना, ये भी ध्यान रख लेना। ABC टाइप की क्लोज पैकिंग। इसका जैसे है ना 6, अगर इसका कोऑर्डिनेशन नंबर अगर समझने की बात आए तो देखो हेक्सागोनल हो रहा है, यहाँ पे एक सेंटर में एटम है, ठीक है, इसके ऊपर ये इस टाइप से एटम अरेंज्ड है ना। एक ट्रायंगुलर ऐसे अरेंज्ड रहेगा, ठीक है, और फिर एक नई लेयर रहेगी, ये है ना। तो ये A लेयर हो गई, ये B लेयर हो गई, और ये C लेयर होगी। ये जो है ना, ये वाला जो एटम है, इसके नीचे भी है ना एक ऐसी लेयर रहेगी, ठीक है। ना ये ऐसी रहेगी, तो इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर होएगा ना 6, तो ये सेम लेवल में हो गए। देखो 1 2 3 4 5 6, और एक है ना इससे ऊपर वाली जो B लेयर होगी ना, ठीक है, ये जो B लेयर है, तो 7 8 9 ये एटम भी इस वाले एटम को टच करेंगे, और ये 10 11 और ये 12, तो इस वाले एटम का जो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, ठीक है। तो ये ABC टाइप का अरेंजमेंट हो गया। अब थोड़ा इस पे आते हैं। अभी बोल रहा है इंटरस्टिशियल वॉइड है ना, ये 2D पैकिंग एफिशिएंसी इनकी इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है नहीं, और वैसे आप कैलकुलेट कर ही सकते हो भाई, टोटल नंबर ऑफ एटम कितना है उसके अकॉर्डिंग ये है ना। SCP 2D और स्क्वायर प्लेनर 2D पैकिंग कितनी होती है, ये 78.5% है, और ये 90.6% है। और पैकिंग एफिशिएंसी कैसे कैलकुलेट करेंगे 2D में, Z इंटू पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई टोटल अवेलेबल एरिया मल्टीप्लाइड बाई 100, ठीक है। Z क्या हो जाएगा,
ये है उसमें SCP के लिए है ये। एक एटम का कितना कंट्रीब्यूशन रहेगा, 1/6 रहेगा, ठीक है। तो टोटल कितने एटम है, 3 है, तो कितना हो जाएगा, हाफ एटम हो जाएगा टोटल, टोटल नंबर ऑफ एटम। ये इस फॉर्मूले से ना, इससे कैलकुलेट करने का ये बता रखा है। चलो इसको बाद में देखते हैं, इतना इम्पोर्टेंट है नहीं, ये जस्ट मैथमेटिकल कैलकुलेशंस है। बस ये ध्यान रख लेना कि इसमें 90% रहती है SCP-3D में, SCP-2D में, सॉरी नॉट 3D, स्लिप ऑफ टंग है ना। और स्क्वायर प्लेनर में 78.5% रहती है। इसके बाद में अगर हम वॉइड्स वाला देखें, इंटरस्टिशियल वॉइड के बारे में देखें, देखो जहाँ पे स्लो स्पीड हो ना वहाँ पे 2x स्पीड कर लिया करो। दीज आर द क्या होते हैं, वेकेंट स्पेस होते हैं इन बिटवीन द स्फेयर्स के बीच में जो वेकेंट स्पेस होते हैं उन्हें हम इंटरस्टिशियल वॉइड कहते हैं। एक तो ट्राइगोनल वॉइड हमने देखी थी, है ना, ट्राइगोनल वॉइड देखी थी, 3 जो स्फेयर है उनके बीच में ये जो वॉइड है ना, ये ट्राइगोनल वॉइड है ना, ये 2D पैकिंग में होती है, स्क्वायर प्लेनर वॉइड और ट्राइगोनल वॉइड, ठीक है, हमने देखी भी है अभी ऊपर, है ना, इन 2D पैकिंग में होती है, ठीक है। अगर है ना, जैसे ये SCP-2D में तो होती है ट्राइगोनल वॉइड होती है, और जो स्क्वायर प्लेनर जो 2D पैकिंग होती है उसमें स्क्वायर प्लेनर वॉइड होती है, ठीक है। तो ये तो 2D पैकिंग की हो गई। अब है ना, जो 3D पैकिंग होती है ना उसमें कौन सी होती है, टेट्राहेड्रल वॉइड होती है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड होती है और क्यूबिक वॉइड होती है। टेट्राहेड्रल वॉइड कैसे बनती है, जो SCP जो 2D से हम 3D की तरफ मूव करते हैं ना, तो उसमें क्या होता है कि जो ट्रायंगुलर जो वॉइड होती है, अगर उसके ऊपर सेकंड लेयर बी लेयर है ना, ए बी टाइप का जो क्रिस्टल रहता है, उसमें जो सेकंड लेयर है ना ट्रायंगुलर वॉइड के ऊपर रखी जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या होगा कि ये वॉइड, इस वॉइड से ना 4 स्फेयर है ना, 4 स्फेयर से घिरी रहेगी, तो ये वाली वॉइड कैसी हो जाएगी, टेट्राहेड्रल वॉइड हो जाएगी, ठीक है। जैसे किस में पाई जाती है, SCP-3D में ये टेट्राहेड्रल वॉइड पाई जाती है, और FCC में भी पाई जाती है वैसे तो, बी लेयर के रखने से ही आ जाती है ये। FCC और CCP में भी पाई जाएगी, तो क्योंकि वहाँ पे तो A B C 3 टाइप की लेयर रहती है। जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड होती है वो कहाँ पे पाई जाती है, FCC में और CCP में पाई जाती है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है कि जब A लेयर रखी, B लेयर रखी, और जो तीसरी लेयर है ना, नहीं ये भी तो उसी में पाई जाती है, हाँ उसी में तो थी ये भी तो B लेयर से ही आ गई थी, है ना। ये भी AB टाइप की, है ना, जो पैकिंग रहती है ना उसी में, है ना, AB टाइप की जो SCP-2D से है ना, किससे बनती है, SCP-2D से, SCP-2D की है ना, कौन सी पैकिंग करते हैं, AB टाइप की, है ना। तो उस समय क्या होता है कि एक तो टेट्राहेड्रल वॉइड जनरेट होती है और एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड जनरेट होती है। इट्स ऑब्टेन्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ ए 2 ट्राइगोनल वॉइड, है ना। जैसे ये ट्राइगोनल वॉइड है, एक है ना ये से नीचे की तरफ अपेक्स वाली हो गया और एक ही ऊपर की तरफ अपेक्स वाली हो गया। तब जो बी लेयर रखते हैं ना, तो एक तो जो ए लेयर का जो ट्राइगोनल वॉइड हो गई, वो बी लेयर की ट्राइगोनल वॉइड से जब मिल जाती है, तो ये जो होते हैं ना, ये वॉइड बन जाती है, इसके ना कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो जाता है, ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड कहलाती है। और जो क्यूबिक वॉइड होती है ना, वो क्यूब के सेंटर में रहती है, ठीक है। और ये ना इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, 8 रहता है, ठीक है, ये क्यूबिक वॉइड होती है। अब जैसे ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड है ना, जैसे ये ना 2 ट्राइगोनल वॉइड्स के मिलने से बनती है, आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। जैसे एक तो ए लेयर की ट्राइगोनल वॉइड और उसके ऊपर बी लेयर रखने में, ए लेयर और बी लेयर की जो ट्राइगोनल वॉइड के मिल जाने पर जो होलो स्पेस रहता है ना, वो कैसा वॉइड रहता है, वो ऑक्टाहेड्रल वॉइड रहता है, ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड है। अब जो रिलेटिव रेडियाई देखेंगे ना वॉइड की, तो सबसे ज्यादा तो रेडियाई किसकी होगी, क्यूबिक वॉइड की होगी, फिर उसके बाद में स्क्वायर प्लेनर की और ऑक्टाहेड्रल वॉइड की होगी। मतलब रेडियाई का जो है ना, वॉइड का रेडियाई कितना होगा, उसकी कितनी चौड़ी होगी, तो सबसे ज्यादा तो कौन सी होगी, क्यूबिक वॉइड होती है। फिर उसके बाद में ऑक्टाहेड्रल और स्क्वायर प्लेनर ऑलमोस्ट सेम सी होती है।
फिर इनसे कम कौन सी होती है, टेट्राहेड्रल वॉइड होती है, और सबसे छोटी साइज की कौन सी होती है, ट्राइगोनल वॉइड होती है। तो ये हो गया रेडियाई हो गई है ना वॉइड्स की। अब लोकेशन ऑफ ए वॉइड देखेंगे तो क्यूबिक वॉइड कहाँ लाइज करती है, एट द सेंटर ऑफ द क्यूब। इन सिंपल जो क्यूबिक टाइप यूनिट सेल होती है ना, उसमें जो सेंटर होता है ना क्यूब का, वहां पे है ना क्यूबिक वॉइड लाइज करती है। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 8 होता है। ठीक है, कितना होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर 8 होता है। और इसका जो पर यूनिट जो क्यूबिक वॉइड्स की संख्या होती है, क्योंकि क्यूब के बिल्कुल अंदर है, बीचों बीच है, इसका साइड में कोई इसका कंट्रीब्यूशन नहीं है, तो इसका कंट्रीब्यूशन 100% रहता है। तो पर यूनिट जो क्यूबिक वॉइड की संख्या कितनी होती है, 1 होती है। ऑक्टाहेड्रल वॉइड कहाँ होती है, एट द सेंटर ऑफ ईच एज के साथ साथ एज के सेंटर पे होती है। कितनी एज होती है, 12 होती है। तो 12 एज के, देखो ये सेंटर पे ये हो ना, ये कौन सी है, ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड है, एज के सेंटर पे होती है। ठीक है, एज के सेंटर के साथ साथ कहाँ पर होती है, जो क्यूब का सेंटर होता है ना, क्यूब का सेंटर होता है एफसीसी, और जो सीसीडी टाइप की जो है ना यूनिट सेल्स होती है, उनमें है ना जो क्यूब के सेंटर होता है ना, वहां पर भी कौन सी वॉइड होती है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड होती है। वहीं अगर सिंपल क्यूबिक में अगर क्यूब के सेंटर पे जो वॉइड होगी उसे हम क्या बोलेंगे, क्यूबिक वॉइड बोलेंगे। और एफसीसी और सीसीपी में उसी क्यूब के सेंटर वाली वॉइड को क्या बोलेंगे, हम ऑक्टाहेड्रल वॉइड बोलेंगे। ठीक है, अब हमें पता है कि जो एक एज होती है वो 4 क्यूब्स में शेयरिंग रहती है। 4 क्यूब का एक एज होती है, वो कितने क्यूब का हिस्सा रहती है, 4 क्यूब का हिस्सा रहती है ना। एक क्यूब, एक जो एज होती है 4 क्यूब का हिस्सा रहती है। तो यहाँ पे जो एज पे जो वॉइड है ना, इसका है ना एक क्यूब में कितना हिस्सा रहेगा, इसका 1/4 हिस्सा रहेगा। तो टोटल नंबर ऑफ जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड रहेगी, जो सेंटर वाली का है, इसका तो 100% है ना, इसी क्यूब में कंट्रीब्यूशन रहेगा। तो 1 × 1 हो गया। और है ना टोटल 12 एज पे है ना 12 कितनी है, 12 है ना ऑक्टाहेड्रल वॉइड है। लेकिन हर ऑक्टाहेड्रल वॉइड का है ना एज वाली का ओनली 1/4 ही कंट्रीब्यूशन रहेगा। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितनी हो जाएगी, पर यूनिट सेल 4 हो जाएगी। ठीक है, अब टेट्राहेड्रल वॉइड कहाँ लाइज करती है, इट लाइज ऑन एट ए बॉडी डायगोनल। देर आर ए 2 टेट्राहेड्रल वॉइड, जो बॉडी डायगोनल होता है ना, जैसे ये एटम हो गया, ये एटम हो गया कॉर्नर वाला, यहाँ पे है ना जो सेंटर पे हो गया ना, सेंटर पे ये कौन सी वॉइड हो गई, ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड हो गई। अब है ना ये जो बॉडी डायगोनल हो गया, बॉडी डायगोनल की लेंथ क्या होती है, √3 ये होता है। ठीक है, तो बॉडी डायगोनल पे क्या होती है कि 2 टेट्राहेड्रल वॉइड है ना लाइज करती है। इन एफसीसी और जो सीसीटी टाइप की यूनिट सेल्स होती है ना, उसमें बॉडी डायगोनल पे देखो ये वाली जो वॉइड है, ये वाली वॉइड कैसी है, टेट्राहेड्रल वॉइड है, ये टेट्राहेड्रल वॉइड है। ये वाली बीच वाली कैसी है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड है। अब हमें पता है जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड तो कहाँ होती है, बिल्कुल एक क्यूब के सेंटर में होती है। तो इसकी है ना ये जो टोटल लेंथ तो कितनी होती है बॉडी डायगोनल की, √3 होती है ना। और जो जो है ना ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड के सेंटर से और ये जो कॉर्नर पे जो एटम रखा हुआ है ना, इसकी ये वाली जो डिस्टेंस क्या हो जाएगी, ये ना √3a जो बॉडी डायगोनल की आधी होगी, मतलब √3a/2 हो जाएगी। ठीक है, और इसी प्रकार ये वाला जो डिस्टेंस होगा, ये डिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, √3a/2 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से है ना ये जो मतलब ये वाला जो डिस्टेंस होएगा, ये क्या हो जाएगा, ये यहाँ तक का तो कितना था, ये वाला तो कितना था, √3a/2 था, है ना। तो ये जो इतना सा डिस्टेंस होगा, ये क्या हो जाएगा, √3a/4 हो जाएगा। ठीक है, और ये किसके बराबर रहेगा, ये है ना इनकी रेडियस के बराबर रहेगा r, और ये स्मॉल r के बराबर रहेगा। ठीक है ना। तो ये वाला डिस्टेंस क्या हो गया, ये यहाँ तक का जो डिस्टेंस हो गया √3a/4 हो गया। और ये क्या होता है, ये जो इसकी रेडियस हो गई, इस एटम की स्फेयर की रेडियस हो गई, और ये इसकी जो रेडियस हो गई है ना, इन दोनों का टोटल होगी √3a/4 है ना। अगर है ना r और r दोनों बराबर हो ना, r = r हो, तो है ना √3a/4 = 2r हो जाएगा, √3a क्या हो जाएगा, 8r हो जाएगा। ठीक है, अब है ना अगर √3a/4 अगर रेडियस ऑफ ए कैटाइन प्लस रेडियस ऑफ ए एनाइन के ये बराबर हो जाएगी। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है टेट्राहेड्रल वॉइड का, 4 होता है। और एक यूनिट सेल में कितनी टेट्राहेड्रल वॉइड होती है, एक बॉडी डायगोनल पे कितनी होती है, 2 होती है। तो 4 बॉडी डायगोनल पे कितनी होगी, टोटल 8 है ना टेट्राहेड्रल वॉइड होगी।
ये एफसीसी है, सीसीपी की बात हो रही है, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज देखो आप, अगर है ना टोटल नंबर ऑफ एटम है ना एफसीसी में कितने होते हैं, एफसीसी में टोटल नंबर ऑफ एटम होते हैं 4 होते हैं। ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितनी देखी हमने, 4 देखी है ना। और टेट्राहेड्रल वॉइड कितनी देखी हमने, 8 देखी। तो यहाँ पे अगर है ना इसे एन लिख रहे हैं 4 को, तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड की संख्या भी कितनी है, एन है। और टेट्राहेड्रल वॉइड की संख्या कितनी है, 2n है। तो मतलब ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितनी होती है, जितने नंबर ऑफ एटम्स होते हैं ना उसमें पर यूनिट सेल में। और टेट्राहेड्रल वॉइड कितनी होती है, ट्वाइस ऑफ द नंबर ऑफ द एटम पर यूनिट सेल। अब ये वाली चीजें ना, ये देखो यहाँ पे ये है, द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ द वॉइड एंड द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ द एटम प्रेजेंट इन दैट वॉइड विल बी द सेम। मतलब वॉइड का कोऑर्डिनेशन नंबर हो या फिर उस वॉइड के अंदर अगर कोई एटम प्रेजेंट हो तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो, दोनों क्या होगा, सेम ही होएगा। बिल्कुल सही बात है। इन एफसीसी और सीसीपी टाइप की जो यूनिट सेल होती है उसमें क्या होता है ना, जो नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल कितने होते हैं, 4 होते हैं। नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल कितने होते हैं, 4 होते हैं। और नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड की संख्या कितनी होती है, 4 होती है। टेट्राहेड्रल वॉइड की संख्या कितनी होती है, 8 होती है। तो कॉन्सेप्ट क्या बना, अगर है ना इनकी नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल को अगर हम एन बोले तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितनी होगी, एन होगी। और टेट्राहेड्रल वॉइड कितनी होगी, टू एन होगी। जैसे अगर है ना नंबर ऑफ एटम 10 है तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितनी होगी, 10 होगी। और टेट्राहेड्रल वॉइड कितनी होंगी, 20 होंगी। ये एक एग्जाम्पल के तौर पे समझाया हुआ है। और इन एससीपी जो 3D होता है ना, वुडजाइट टाइप का जो यूनिट सेल होता है ना, उसमें नंबर ऑफ जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, नंबर ऑफ एटम कितने होते हैं पर यूनिट सेल, 6 एटम रहते हैं, ठीक है। तो वहां पे है ना नंबर ऑफ एटम्स को किससे, एन से डिनोट कर दिया। तो वहां पे नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितनी होगी, एन होगी। और टेट्राहेड्रल वॉइड कितनी होगी, 2n होगी। तो मतलब है ना ऑक्टाहेड्रल वॉइड 6 होगी और टेट्राहेड्रल वॉइड कितनी होगी, 12 होगी। ईच एटम इज सराउंडेड बाय 8 क्यूबिक वॉइड्स इन सिंपल क्यूबिक टाइप क्लोज पैकिंग। जो सिंपल क्यूबिक टाइप जो क्लोज पैकिंग होती है उसमें जो ईच है ना, ईच एटम होता है ना जो कॉर्नर्स पे रहता है। सिंपल क्यूबिक में है ना कहाँ कहाँ पर एटम होता है, ओनली कॉर्नर्स पे एटम होता है ना। सिंपल क्यूबिक में कहाँ एटम होता है, ओनली कॉर्नर्स पे होता है, ठीक है। और एक कॉर्नर क्या होता है, 8 क्यूब का हिस्सा होता है ना, ठीक है। तो एक जो एटम होगा कॉर्नर वाला वो 8 क्यूबिक वॉइड से घिरा रहेगा। जो 8 क्यूब से जो घिरा हुआ है ना, एक एक जो कॉर्नर वाला एटम होता है वो कितने क्यूब का हिस्सा होता है, 8 क्यूब का हिस्सा होता है। हर क्यूब की एक क्यूबिक वॉइड होगी। तो हर ईच एटम होगा ना सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल का, वो किससे होगा, 8 क्यूबिक वॉइड से घिरा हुआ रहेगा। और ये किस डिस्टेंस पे रहेगा, जैसे ये क्यूब है, ये क्यूब है, यहाँ पे ये कॉर्नर्स पे एटम है। ये कितने क्यूब का हिस्सा है, 8 क्यूब का हिस्सा है, ठीक है। तो ये कितनी क्यूब से, क्यूबिक वॉइड से घिरा हुआ रहेगा, 8 है ना, क्यूबिक वॉइड से घिरा रहेगा, है ना। ये जो एक एटम होएगा कॉर्नर का, क्योंकि सिंपल क्यूबिक में तो ओनली कॉर्नर्स पे एटम रहते हैं। और है ना यहाँ पे है ना क्यूब के सेंटर में क्या होएगी, क्यूबिक वॉइड रहेगी। और इसके बीच में कितना डिफरेंस रहेगा, बॉडी डायगोनल कितना होता है, बॉडी डायगोनल होता है √3 है। तो ये है ना बॉडी के सेंटर में है, मतलब √3 है का आधा रहेगा। तो इनके बीच में जो जो क्यूबिक वॉइड से इसका जो डिस्टेंस रहेगा, ये जो दूरी रहेगी वो कितनी रहेगी, √3a/2 रहेगी, ठीक है। नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, ईच एटम इज सराउंडेड बाय 6 ऑक्टाहेड्रल वॉइड इन एफसीसी और सीसीपी टाइप यूनिट सेल एट a/2। जैसे एफसीसी टाइप की यूनिट सेल है, जैसे ये है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड कहाँ पे होती है, एक तो क्यूब के सेंटर में होती है और कहाँ होती है, एज के सेंटर में होती है। जैसे ये एटम पकड़ा हमने, है ना, ठीक है। तो ये है ना कितनी क्यूबिक वॉइड से घिरा हुआ रहता है, 6, सॉरी क्यूबिक वॉइड से नहीं, 6 ऑक्टाहेड्रल वॉइड से घिरा हुआ रहता है एफसीसी और सीसीपी में। अगर ये पर्टिकुलर एक एटम हो गया तो यहाँ पे एक क्यूबिक वॉइड होगी, वो सॉरी ऑक्टाहेड्रल वॉइड,
सॉरी क्यूबिक निकल रहा है मुंह से। यहाँ पे एज के सेंटर पे यहाँ पे एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड होगी, यहाँ पे एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड होगी। इसी प्रकार से है ना इस साइड में भी एक एज रहेगी, क्योंकि ये कितना है ना, इस साइड में भी एक एज रहेगी और एक इस साइड में भी एक एज रहेगी। ठीक है, तो ये है ना एक जो ये है ना एटम होएगा ना, लेटिस पॉइंट होगा, ये है ना 6 ऑक्टाहेड्रल वॉइड से घिरा हुआ रहेगा। ठीक है, एज के सेंटर पे है ना क्यूबिक ऑक्टाहेड्रल वॉइड रहती है ना, तो 3 तो यहाँ पे देखो ये दिखा दिए ना, और ये कितनी डिस्टेंस रहती है इसमें, a/2 डिस्टेंस पे रहती है ना, जो कॉर्नर से a/2 डिस्टेंस पे क्या रहती है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड रहती है। तो एक जो कॉर्नर वाला एटम होगा ना 6 ऑक्टाहेड्रल वॉइड से घिरा हुआ रहेगा। ये ना जो डायरेक्शंस दिखाई है ना, ये अलग ये क्यूब क्या होगा, इधर एक दूसरा क्यूब रहेगा, है ना, 4 क्यूब रहते हैं एक सेम लेवल में, 4 क्यूब ऊपर की साइड रहते हैं। ठीक है, इन SCP3D also ईच एटम कितने है ना 6 ऑक्टाहेड्रल वॉइड से है ना सराउंडेड रहता है। ईच एटम इज सराउंडेड बाय 8 टेट्राहेड्रल वॉइड इन FCC और ए CCP टाइप क्लोज पैकिंग। ठीक है, 8√3a/4 डिस्टेंस पे क्या रहता है, 8 ऑक्टाहेड्रल वॉइड से घिरा हुआ रहता है, क्योंकि कोई भी जो कॉर्नर होता है वो कितनों का पार्ट होता है ना, ये तो कहाँ पे पाए जाते हैं, ये तो बॉडी डायगोनल पे पाए जाते हैं, और एक कोई भी कॉर्नर होता है, कोई जो एटम होता है वो 8 क्यूब का हिस्सा रहता है। ठीक है, तो 8 क्यूब की जो डायगोनल्स पे, जो बॉडी डायगोनल्स पे जो टेट्राहेड्रल वॉइड होगी वो 8 टेट्राहेड्रल वॉइड से घिरा रहेगा, और डिस्टेंस क्या रहेगी, √3a/4 रहेगा। इन SCP3D में क्या होता है, क्लोज पैकिंग अल्सो, SCP3D क्लोज पैकिंग में भी क्या होता है कि एटम इज सराउंडेड बाय 8 ऑक्टाहेड्रल वॉइड से सराउंडेड रहेगा। ठीक है, सेम ही है। अब यहाँ पे है ना कुछ एग्जाम्पल्स दे रखे हैं कि कैसे फॉर्मूला फिर रेडियस रेशो आ जाएगा। इसको करने से पहले एक चीज आपको है ना ये चीज और एक्सप्लेन करी जाएगी। ये वाले जो कुछ क्वेश्चन है यहाँ पे है ना, ये वाला जब कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाएगा नियरेस्ट नेबर वाला, तब आपको वो चीज़ अच्छे से समझ आएगी। तो यहाँ पे आज हमने ना वॉइड्स देख लिए ना कि वॉइड्स कैसे जनरेट होती है अरेंजमेंट से, और फिर उनकी लोकेशन क्या होती है। क्यूबिक वॉइड क्यूब के सेंटर में होती है सिंपल क्यूबिक सेल में, ऑक्टाहेड्रल वॉइड क्या होती है, एज के सेंटर में होती है, और है ना क्यूब के सेंटर में होती है, इन द FCC और CCP टाइप यूनिट सेल होती है। टेट्राहेड्रल वॉइड कहाँ होती है, बॉडी डायगोनल पे होती है, एक बॉडी डायगोनल पे 2 होती है, तो एक में ना टोटल है ना FCC और CCP में टोटल 8 ऑक्टाहेड्रल वॉइड होती है। इसी प्रकार है ना SCP3D में टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं, 6 होते हैं, है ना, और वहाँ पे नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड पर यूनिट सेल कितनी होती है, 6 होती है, और टेट्राहेड्रल वॉइड कितनी होती है, 12 होती है। ये चीज़ ध्यान रख लेना। ईच एटम कितने होते हैं, 8 है ना, क्यूबिक वॉइड से घिरा हुआ रहता है। बिल्कुल सही बात है, सिंपल क्यूबिक में, क्योंकि सिंपल क्यूबिक में है ना क्यूबिक वॉइड्स ही रहेगी, टेट्राहेड्रल ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स नहीं रहेगी। तो है ना जो एक जो कोई भी कॉर्नर होता है 8 क्यूब का हिस्सा रहता है, तो 8 क्यूबिक वॉइड से घिरा हुआ रहेगा, और डिस्टेंस क्या रहेगा, √3a/2 रहेगा। और है ना ईच एटम इज सराउंडेड बाय 6 ऑक्टाहेड्रल वॉइड इन FCC और ये CCP में, है ना CCP में, और a/2 डिस्टेंस पे ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड रहेगी। कहाँ पे रहती है, एज सेंटर वाली को टच करेगा, है ना कॉर्नर, एज सेंटर वाली जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड होंगी ना 6, उनसे घिरा हुआ रहेगा। SCP3D में भी है ना 6 ऑक्टाहेड्रल वॉइड से घिरा हुआ रहेगा कॉर्नर वाला एटम, और है ना FCC या CCP में, और है ना SCP3D में है ना, सब में क्या होगा कि जो कॉर्नर वाला एटम्स होएगा ना वो 8 टेट्राहेड्रल वॉइड से घिरा हुआ रहेगा, और कितने डिस्टेंस पे, √3a/4, क्योंकि ये टेट्राहेड्रल वॉइड कहाँ पे पाई जा रही है, बॉडी डायगोनल पे पाई जा रही है। तो बॉडी डायगोनल पे जो भी वॉइड्स पाई जाती है वो है ना कॉर्नर वाला है ना 8 से ही घिरा रहता है, क्योंकि वो 8 क्यूब का हिस्सा रहता है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस क्लास एंड होप सो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे। बीच बीच में आपको स्पीड इंक्रीज करनी पड़ेगी, क्योंकि थोड़ा 3D समझाने के लिए प्रोसेस थोड़ा स्लो चला है।